चलो, पढ़ा क्या था हम लोगों ने? अरावली तो भूल जाओ, सब अरावली हो, ये सब अरावली तो पढ़ डाले थे ना पूरा। अरावली पढ़ लिए थे, अरावली से पढ़ निकलने वाली नदियां हो गई थी। ठीक है, अब अगला विंध्याचल में भी लगभग मोटे मोटे तौर पर हो गया था। अब एक आपको इसे कर लो, लिख लो, सतपुड़ा। और इसके आगे तो पहले तो ये ध्यान रखना, जहां पर आप सतपुड़ा लिखोगे इसके आगे एक लाइन पहले नंबर में तो लिख दो बिल्कुल एकदम, बाद में भूल जाएंगे कि ये एक ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत है कि भ्रंश पर्वत है, सब एक ही चीज होती। यानी सतपुड़ा एक भ्रंश पर्वत है, खंड, इसे बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। लिख लिया ये? हाँ, ये लिख लो। अच्छा, कुछ दुनिया में और कोई ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल कोई बता सकता है? विशाल बताओ, सावेदाब, और कोई बताएगा? ब्लैक माउंटेन के एग्जाम्पल बताओ। सुनो, एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आप पेपर लगाओगे, भले आप लोग समझो या ना समझो, हमारा काम बताना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। इस सवाल को देखोगे तो कम से कम मत पता नहीं कितनी बार गिरगिट की तरह रंग बदल बदल के लोगों के सामने आया है। पहला, भारत का ब्लॉक माउंट, इनमें से कौन, एक तो कॉमन क्वेश्चन ये होता है इनमें से अन्य से भिन्न बताओ, एनी डिफरेंट। कोई 4 दिए होंगे, 3 कोई और होंगे, एक और हो सकता है, या इसमें ये होता है कि भारत का कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, या भ्रंश पर्वत है सतपुड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन अमेरिका में सियरा निवादा करके लिखा मिलेगा। हाँ ठीक है, चुप जाओ मिनट। जर्मनी में एक है ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी ब्लॉक माउंटेन है। आपका बॉसजेस है, वो भी ब्लॉक माउंटेन है। यानी इस जितने भी हमने नाम लिए ये सारे के सारे ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल थे, और जितनों के नाम लिए ये घूम फिर के देखना 90% इन्हीं पर यही आंसर होते हैं और यही विकल्प में होते। ठीक है, तो अगर दुनिया का सबसे बड़ा पूछे तो हाँ। अच्छा, पहले नंबर में तो इसे सतपुड़ा को पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको इसे ब्लैक माउंटेन के बारे में जान लेते हैं, ये बने कैसे रहे होंगे। ठीक, जरा उसे देख ले। तो देखो, अब इसे ऐसे समझ लो, और ब्लॉक माउंटेन के साथ साथ एक शब्द आपको बराबर और पैरेलल चलता दिखाई देगा, रिफ्ट वैली। नाम सुना होगा, भ्रंश घाटी। देखो, इनको क्या कहा? भ्रंश पर्वत, और उसको क्या बोल रहे हैं? भ्रंश घाटी। इसका मतलब कहीं कुछ है, गठबंधन। ठीक, जब देखो, और इसी को जब बहुत जर्मन लैंग्वेज में से ग्रेबन कहा जाता है, जो बहुत बड़ी विशाल भ्रंश घाटी होती है उसे ग्रेबन कहा जाता है। चलो देखो, अब इसे ये मान लो कि तुम्हारे ये जहां पर ये फर्श है, इसे जमीन, इसको देखो गौर से, इस जहां जमीन पर ये अलग अलग इसमें टाइल्स के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। बाहर से देखने में पूरे कमरे का फर्श बिल्कुल लग रहा है, सब बिल्कुल है ऐसे, लेकिन हर एक टुकड़े के बीच में दरार दिख रही। ये दरार हमें दिखाई दे रही, लेकिन कुछ जगह जमीन पर ऐसा होता है कि जो दरारें होती है हमें दिखाई नहीं दे रही, ऊपर से नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, दही में कुछ नहीं दिखाई देता, माइक्रोस्कोप से देखो दही दोबारा खाओगे नहीं जिंदगी में, कीड़े दिखाई देंगे इतने, वो ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे ये जमीन में यहां पर फर्श में हर एक टाइल्स के बीच में दरार दिख रही, ऐसे ही क्या होता है, ये मान लो हमने थोड़ी देर के लिए इसे मान लिया ये एक आपका फर्श है। ठीक, और हमें ये अभी इसमें क्या दिख रहा है, एकदम सब बराबर दिखाई दे रहा है। अब इस फर्श में ये मान लो एक ऐसे इसमें क्या है, जैसे ये टाइल्स हैं, दरारें। अब आपको ये भी पता होगा कि हर एक चीज की डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जरूरी नहीं कि जो ये वाली एरिया है इसकी डेंसिटी, इनकी डेंसिटी और इसकी सबकी सेम हो। पता ये लगा कि इसकी डेंसिटी कैसी है, हाई, और इसकी भी डेंसिटी हाई है, और इसकी डेंसिटी कैसी है, लो है। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमने एक दरार ये बताई, एक दरार ये बताई, इन्हें बोलते हैं फ्रैक्चर, कह लो, बना होता है, फर्जी बनवा लेते हैं, बाल रख के एक्सरे करा लिया कि हाँ टूट गया, होता ना फर्जी वाले। हाँ,
तो इसमें क्या होगा, अगर इसकी डेंसिटी हाई, इसकी डेंसिटी हाई, और इनके बीच में क्या है, ये क्रैक्स हैं, फ्रैक्चर है, और अभी तक ये आपस में सब जुड़े थे तब तो ठीक था। मान लो फ्रैक्चर हो गया ऐसा कि अब इनको अलग अलग हो गए, तो अलग अलग हो गए, जो हाई डेंसिटी वाला एरिया है वो कहां जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। इसका मतलब ये वाले दोनों कहां चले गए, नीचे चले गए, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो गए, यहां से कहां आ गए। अभी देखना, एक तो कंडीशन ये होगी कि ये जब नीचे चले गए तो आप, तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक कहां आ गए, ये ब्लॉक कहां आ गए, नीचे आ गए, ये ऊपर खड़ा रह गया। ये भी ब्लॉक माउंटेन, इसी को कहते होस्ट। ये ब्लॉक माउंटेन ही है, मतलब या तो बीच का भाग स्थिर रहे, अगल बगल का भाग नीचे धस जाए, जैसे सतपुड़ा यही है। अगल बगल के जो दिखते हो ना, नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है और नर्मदा सतपुड़ा के बगल में ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, जो नर्मदा वाला हिस्सा था वो आपका क्या हो गया, नीचे धस गया, और वो बीच वाला भाग ऊंचा खड़ा रह गया, वही क्या कहलाएगा, जो सतपुड़ा। नर्मदा को लिखते भी है कि नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती, और नर्मदा जो है सतपुड़ा के है भी बगल में। ठीक, एक तो ये कंडीशन है, चाहे तो आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर बना भी लो। दूसरी कंडीशन एक और होगी, बनाना चाहेंगे घटा दें से, बनाओ तो फट से बनाओ जल्दी से। कल की कोई क्लास रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो पाई थी, कल पूरे दिन हमको बहुत ज्यादा एकदम भटकना पड़ा, इसलिए नहीं हो पाई थी रिकॉर्ड। बना लिया, सबने बना लिया। कंडीशन नंबर एक, यानी एक तो ये स्थिति होगी। एक जरा इसका उलट समझ लो, हमने ये कहा कि ये एक जमीन थी, वही सेम, और यहां पर क्रैक्स थे, ये वाला हिस्सा। ठीक, अब क्या हुआ, ये डेंसिटी इसकी कैसी थी और इसकी किस कैसी थी, और ये कैसा था। अब ये जो हाई डेंसिटी वाला हिस्सा है कहां चला गया, नीचे, यहां चला गया। अब ये वाला एरिया कैसा रह जाएगा, ये ऐसे बनेगा। इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्ट वैली, और इसके अगल बगल जो पहाड़ खड़े दिख रहे हैं ये कहलाएंगे भ्रंश पर्वत। इनको चाहे तो लिख लो। दूसरी कंडीशन ये है कि या तो अगल बगल वाला हिस्सा स्टेबल रहे, बीच का हिस्सा धस जाए, या बीच का हिस्सा स्टेबल रहे, अगल बगल वाला धस जाए। ये जो बना ये कहलाएगा आपका भ्रंश घाटी, और ये क्या कहलाएंगे, खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन या हो। ठीक, लिख लिया, बोलो बना लिया, ये दोनों चीजें बन गया। बन गया ना। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं उस मैप में जो अभी लगाया था। देखो, अब यहां पर आ जाओ। ये दोनों मैप सिर्फ इसलिए, यो मैप बार बार इसलिए लगाते हैं ताकि पॉलिटिकल मैप है, आपको अगर कभी स्टेट से कहीं कंपेयर करनी हो कि अगर ये चीज यहां है तो यहां पर ये किस राज्य में दिखाई देगी, राजस्थान में, तो ये इसलिए लगा है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं, ताकि आपको पता लग सके कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो किस राज्य में है। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहां पर, अब एक माउंटेन तो हम लोग ये पढ़ चुके थे अरावली के बारे में, इसकी कंपेयर दुनिया में किस माउंटेन से की जा सकती है, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत, जो कि बताया था कि अमेरिका के पूर्वी किनारे पर। हिमालय की कंपेयर करने के लिए राकी और एंडीज दोनों की जाति से, यानी वो भी यंग फोल्डेड और ये भी यंग फोल्डेड। दूसरी बात, अब आ जाओ सतपुड़ा, तो सतपुड़ा जिस जाति का है, जिस जाति से मतलब पर्वतों के प्रकार, हम समझने के लिए इसे बिल्कुल एकदम लो लेवल की जो लैंग्वेज है ताकि हर आदमी समझ में आ जाए।
बाकी जाति से कोई मतलब नहीं। ये सतपुड़ा की जो वैरायटी है, कैटेगरी है, वही कैटेगरी बॉसजेस की है, वही कैटेगरी ब्लैक फॉरेस्ट की है, वही कैटेगरी आपके अमेरिका वो मैक्सिको वाले सियरा निवादा का, जिसकी बताया था भी सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक। अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी का एक माउंटेन का नाम है, और अमूमन उसे लोग क्या समझेंगे, जो नहीं जानता है वो समझेगा कोई काला जंगल। उसको अंग्रेजी में भी ब्लैक फॉरेस्ट लिखते हैं, हिंदी में ब्लैक फॉरेस्ट लिखते हैं, और जर्मनी में जो फॉरेस्ट जो है वो पहाड़ जंगल के साथ साथ पहाड़ के लिए भी होता है। हर एक जगह का अपना लोकल कुछ न कुछ सिस्टम चलता है लैंग्वेज में, और जर्मन लैंग्वेज टफ भी बहुत है। ठीक, चलिए, अंग्रेजी के मुकाबले तो बहुत ही टफ है वो। चलिए, अब ये वाला जो है आपका, इसे हम लोग तो चुके हैं पढ़, इसकी बात हो चुकी है खत्म। हिमालय को कई दिन पढ़ चुके हैं, इसे तो हटा ही दो। और रही बात इसकी भी हम लोग कर चुके हैं। अब एक मात्र, और ये बस्ता कौन सा है, ये वाला। अब जरा इधर देखो, इसे सतपुड़ा को गौर से देखना अपने अपने एटलस में। सतपुड़ा के उत्तर में देखो एक नदी बह रही होगी जिसे नर्मदा कहा जाता है, कहा जाता है। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन बह रहा है, ताप्ती। और हमने अभी क्या बताया था, हमने ये कहा था कि बीच वाला हिस्सा स्थिर रहे, अगल बगल वाला धस जाए तो उसे क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन ही कहेंगे, ऐसे को होस्ट भी कहते हैं। तो इसका मतलब सतपुड़ा, देखो ये दोनों जो डॉट डॉट बनी है ये नदियां हैं, और नदियां कहां बह रही है, रिफ्ट वैली में बह रही। बीच का हिस्सा जो स्टेबल रहा, अगल बगल वाला हिस्सा नीचे धस गया, जो नीचे धसे हुए भाग था उसमें बहने लगी नदियां, एक नर्मदा हो गई, दूसरी ताप्ती, बीच का उठा हुआ भाग सतपुड़ा। तो ये दोनों तरफ इसके रिफ्ट वैली पाई जा रही, जैसे यहां पर दोनों तरफ रिफ्ट वैली बताई थी शुरुआत में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसे मैप में देखेंगे तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। ठीक, कई बार ये पूछा भी जा चुका है कि जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, या ऐसे इसी को दूसरे तौर पर कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो दूसरा तरीके का सवाल। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, अगर आपसे ये कहे विंध्याचल और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नदी बहती तो नर्मदा, और विंध्याचल नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन पर्वत है, सतपुड़ा। और कैसा है, भ्रंश पर्वत है, अगल बगल दोनों तरफ इसकी घाटियां पाई जाती जिनमें नर्मदा और ताप्ती बहती, दोनों की दोनों भ्रंश घाटी बहती। जो ये वाली स्ट्रक्चर बताई थी वही वाली लगभग यहां पर है। अच्छा, अब यहां से अगर आप इसे देखोगे तो जैसे भाई उस दिन हमने आपको दो तीन चीजें नोट भी शायद करी होंगी आपने, जब हम लोग विंध्याचल पढ़ रहे थे। तो अगर हम सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों को देखो, दोनों के दोनों ये लगभग भारत के बीचों बीच में है। विंध्याचल कुछ ज्यादा ही बीच में है, ये भी उसके बिल्कुल एकदम पैरेलल है, तो ये भी बीच कह सकते हो। कर्क रेखा बह रही, ड्रॉ की जा रही, कर्क रेखा के भी लगभग ये पैरेलल है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के भी ये पैरेलल है। ठीक है, अब इसे अगर आप देखोगे तो इसका ज्यादातर हिस्सा जो है आपका कहां मिलेगा, किस राज्य में होगा, एमपी में है। अच्छा, अब अगर आपके पास एटलस है तो एटलस में गौर से एमपी वाले मैप में देखना, इस वाले में देखो लिखा होगा महादेव, मैकाल, अमरकंटक, पंचमढ़ी, जरा ढूंढो, मिला, पंचमढ़ी मिला, अमरकंटक मिला, मिला कि ना मिला, मिला। ये जो महादेव है और ये अमरकंटक है, ये सब सतपुड़ा रेंज के ही हिस्से हैं। मतलब ये जैसे वहां नहीं बताया था कि वो शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, वो सब रेंजेस अलग अलग थी, वो लेकिन हिस्सा सब मिलके किसका बन रहा था, हिमालय। तो इसमें भी ये क्या है, ये इसी सतपुड़ा माउंटेन का ही हिस्सा है। मिले, देखो नहीं मिले, मिल गए नहीं। अच्छा, अब यहां पर आप इसमें एक चीज देखो कि एक जगह लिखी होगी अमरकंटक, अमरकंटक देखो मिला, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मिलेगा, मिला, फिजिकल मैप में देखो मिला। जहां पर अमरकंटक, यानी अगर आपको यहां पर देखना है, जरा इधर देखो तो आपको लगभग कुछ ऐसे दिखेगा, यानी बिल्कुल छत्तीसगढ़ और एमपी बॉर्डर।
हैं? अरे हम जो भी, मैकाल नहीं मिली अभी तक। हाँ सुनो, अमरकंटक दिखी? नहीं दिखी? अरे अमरकंटक मिली? अमरकंटक से बताना ये चाह रहे हैं कि अमरकंटक से एक नदी निकल के उत्तर की ओर बह रही जिसे सोन कहा जाता है, यहीं से इधर की ओर एक नदी बह रही जिसे नर्मदा कहा जाता है, और इसी के बगल से थोड़ा सा हटके एक नदी बह रही जिसे कहा जाता है महानदी। यानी कि ये एक अमरकंटक भारत का एक ऐसा जगह है जहां से नदियां निकलती हैं और वो सभी अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब सिमिलर डायरेक्शन में नहीं। जैसे हिमालय से क्या था, बहुत सारी नदियां निकल रही, सवाई से बह रही थी, यानी सबकी डायरेक्शन क्या थी, एक जैसी थी। विंध्याचल से निकल के सवाई से आ रही थी उत्तर की ओर, उनकी भी डायरेक्शन एक जैसी थी। इससे क्या है, नदियां तो निकल रही, एक इधर एक इधर एक इधर। और ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीफ्यूगल को हिंदी में क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल वो होता है जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जैसे दूध से वो जो लस्सी बनाने के लिए वो यूं करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तभी तो वो छिटक के बाहर जाता है। या वॉशिंग मशीन जो काम करती वो भी सेंट्रीफ्यूगल पे काम करती। मौत के कुएं में जो बाइक चलती उसमें भी क्या होता है, जो बाइक का यानी जो कार या बाइक जो भी चल रही है उसका पहिए पटरी जो बाहर लगी होती है उसी पर तो फोर्स डालते हैं। इसलिए जो वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल और ये दूध से मक्खन निकालना, ये बराबर पूछा जाता है किस फोर्स के कारण होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल के कारण होना है। मथनी बोलते ना, यूं ऐसे करते हो, जब ये वो जो बाहर की ओर तो फेंकता है, तो फ्रिज वॉशिंग मशीन भी तो बाहर की ओर ऐसा वो रोटर घूमता है, तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल। ठीक उसी तरीके से यहां से क्या लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है बल, तो आ जाओ, तो इसी से देखो यहां पर ऊपर की ओर नर्मदा बह रही, इधर की ओर महानदी, और इधर की ओर सॉरी इधर की ओर नर्मदा, इधर महानदी और इधर सोन। तो इसलिए नोट करके लिख लो कि अमरकंटक में सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न दिखता है या अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र दिखता है। और ये भारत का गिने चुने, मतलब दुनिया के गिने चुने जगहों में से ऐसी जगहें होती हैं, सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। लिख लिया? आपको अगर यहां आपने इसके अलावा कोई और एग्जांपल बता सकते हो? इसके अलावा श्रीलंका में एक जगह पड़ती कैनेडी, क्रिकेट वगैरह होता है, क्रिकेट ग्राउंड। श्रीलंका का अगर पॉलिटिकल फिजिकल मैप खोलोगे तो ऐसा होगा कुछ, जैसे ऐसे लगता ना, ये वैसे लटका हुआ यूं वैसे यो, और यहां पर देखो बीचों बीच में वो कैनेडी होगा। ये कैनेडी एक शहर भी है उनका, और पूरा का पूरा पहाड़ है वहां। और वहीं पर यहाँ चाय बहुत होती है, श्रीलंका में भी एक्सपोर्ट बहुत करता है। देखो भारत चाय का प्रोडक्शन श्रीलंका के मुकाबले भारत का बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सारी चाय हम आप लोग, अपनी चाय हम लोग खुद ही पी लेते हैं सब। गांव में चले जाओ, जब तक खेत में घर गांव से बाहर आदमी ना निकले, जब तक 1 लीटर ना पी ले, वो भी कटोरे में, सही में एक। और यहाँ वालों शहर वालों तो उसकी थूथन उसी में कप में डूबी रहे, दिन भर पता लगाओ पाइपलाइन पड़ी मुंह में चुस्की लगा रहे हैं, मजाक नहीं। तो कुल मिला के जब दिन भर आप किसी चाय की दुकान पे देख लो, 2-3 किलो तो वही खत्म कर देता होगा एक दिन में। यानी पूरे दिन हम लोग खुद ही पी लेते हैं, कल्चर बन गया है। किसी को खाना ना खिलाओ, कोई तुम्हें बुराई नहीं करेगा, अगर चाय को ना पूछा 10 गाली जरूर देगा बाहर जाके, है ना। अब कोई कोई ऐसी चाय पिला देते हैं, उनकी चाय पी के तुम जिंदगी भर बुराई करोगे, अच्छा ही अपना बने लोग। एक दिन एक लोग के हम घर गए थे, उनकी घरवाली चाय बना के लेके आई, वो बहुत करीबी जानने, बहुत बेतकल्लुफ थे उनसे, तो चाय इतनी घटिया थी, तो हमने उनसे ये कहा, इतने समझने वालों के लिए काफी होता है, जिसे शेर और शायरी में होती, कभी गाली नहीं दी जाती, लेकिन समझने वाले समझ जाते कितनी। तो हमने कहा इससे अच्छा तो हमें 10 रुपए दे देते, हम बाहर ही पी लेते, कहा मुश्किल परेशानी झेली। उसकी औरत बिल्कुल लाल हो गई, समझ कहने का मतलब था बहुत ही घटिया बनी हुई थी वो, तो वो समझ चाहिए तो समझना के लिए, अब वो एक उनमें समझ गया, वो समझ गया, लग रहा है कि इसीलिए कमेंट किया गया है जो। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ हमने दूसरे फॉर्मेट में कहा, हमने कहा तो परेशान हुए, 10 रुपए दे देते हैं, बाहर पी लेते, ठीक है। तो कैनेडी की जो हम लोग बात कर रहे थे, बताना ड्रेनेज पैटर्न था, लेकिन वो आ गई बात चाय की। तो याद रखना, श्रीलंका का जो बीच वाला हिस्सा जो पहाड़ से घिरा हुआ दिख रहा है, यहां पर भयंकर चाय होती है। श्रीलंका हुआ, केन्या हुआ, ये लोग भारत से ज्यादा चाय एक्सपोर्ट करते विदेशों को।
क्योंकि इनकी आबादी कम है, छोटे देश हैं। हम लोग चाय तो बहुत होती है लेकिन खुद ही पी लेते हैं सब, थोड़े दिनों मंगवा के पीनी पड़ेगी बाहर से। ठीक है, अब सुनो, तो यहां पर जब आप देखोगे तो वहां एक शहर मिलेगा कैनेडी, लिखा भी होगा कैनेडी लिखा है। यहां पर देखो एक पहाड़ वाला सिंबल भी लगे होंगे, पहाड़ जैसे कलर। अब यहां से नदियां मालूम के ये ऐसे, तो इसीलिए जो कई बार एग्जाम्पल में पूछा जा चुका है कि इनमें से कहां पर सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न देखने को मिलेगा, तो यहां पर याद रखना श्रीलंका का जो बीच का हिस्सा है, जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। इसलिए ये बात बता दी क्योंकि पहाड़ और नदी का बिल्कुल एकदम बहुत ही अटूट गठबंधन है। ठीक है, इसके बाद वो ठीक अगला टॉपिक बनता है, तो इसलिए वो याद रखना। अब याद रहेगा, बात अमरकंटक की थी। अमरकंटक से 3 नदियां फेमस निकलती, कौन सी? उत्तर की ओर सोन, जो कहां मिलती है? पटना में गंगा से, नर्मदा अरब सागर में, महानदी बंगाल की खाड़ी में। चलो ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग क्या कहां पर थे? या देखो इसमें आ जाओ वापस। तो ये बात समझ में आ गई कि यहां पर जो अमरकंटक है, सुन तो लो, अमरकंटक जो है ये यहां से 3 नदियां निकलती हैं, और ये नदियां किस पहाड़, अमरकंटक किस पहाड़ का भाग है? सतपुड़ा का। अच्छा, एक चीज दूसरी ढूंढो, बातें ना करो, एक चीज दूसरी ढूंढो। यहां पर लिखा मिलेगा मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में, देखना इधर आना, हमें यहां पर हिंट दे दें आपको, इधर आना, इधर वाले हिस्से, उधर पूरब वाले में नहीं, इधर वाले में कहीं लिखा मिलेगा पंचमढ़ी। मिला पंचमढ़ी? अरे भाई पंचमढ़ी ना मिला, इतने फेमस जगह, इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, नहीं मिला। पंचमढ़ी जहील स्टेशन है, मिल कैसे जाएगा? एटलस तो रखे हो ऐसा वाला, लो इसमें ना, अरे उस वाले ऑक्सफोर्ड वाला लाओ, भी मिल जाएगा उसमें। किसे ना मिला? पंचमढ़ी देखो भी मिलेगा, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है उसका, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की तो मैप तो सर, अच्छा मध्य प्रदेश की मैप है, ये वेस्टर्न हो सकता है ना? नहीं नहीं, इंदौर है, ये बैतूल है, उधर आ गए मालवा, नहीं पंचमढ़ी है, है पर इसमें हो सकता है लोकेट नहीं करते। चलिए, नहीं तो ऐसा करो, लिख लो, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, लिख लो, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, लिख लो, लिख लो जल्दी, जिसको लिखना हो लिख लो, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। ठीक है, पंचमढ़ी लिख लिया। उसके बाद में यहां पर एक चोटी ढूंढ लेना, महादेव हिल्स, जहां पर लिखी मिल रहा है, महादेव के बगल में लिखा मिलेगा धूपगढ़, लिख लो। और इसके बारे में शानदार फैक्ट लिखना एक दो, धूपगढ़। तभी तो कहते हैं एटलस लाया करो, ढूंढ लोगे, घर जाके तो नहीं पढ़ोगे, लाइब्रेरी में सब वहां चले गए, एटीएस में जहां तक बचे कहां? अरे 2 ही 3 बच्चे होंगे सिर्फ, ले लो जाके, 3 ही एटलस बचे, बाकी जो जो लाना ध्यान से रख देना जाके। लिख लिया? इसके आगे लिख लो, हाँ चुपचाप रुक जाओ, लिखो सत, अगले लिखो कि धूपगढ़ को सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, यानी हाईएस्ट पीक है ये सतपुड़ा की, धूपगढ़। जी हाँ, 1352 या 1355 मीटर ऊंची है, देख लो कितनी है, 1350। इसका मतलब सब सही था, एकता चलता है 1 आध पॉइंट मीटर में। लिख लिया? धूपगढ़, धूपगढ़ लिख लिया? बातें ना करो, ना बातें करनी तो बाहर चले जाओ, जिसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन यहां डिस्टर्ब ना करो। धूपगढ़ लिख लिया? सतपुड़ा की सबसे ऊंची पीक है, लिख लिया? एक और लिख लो पॉइंट, सेंट्रल इंडिया की भी सबसे हाईएस्ट पीक यही है, यानी पूरे मध्य भारत में इतनी ऊंची चोटी कोई नहीं है जितनी ये है।
ठीक। एनी सेंट्रल इंडिया की हाईएस्ट पीक, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक, दोनों का आंसर धूपगढ़। 1350 के राउंड में कुछ है, 12 या 53। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, दूसरी बात सुनो, बात 1 मिनट। 3 अलग अलग बातें हैं, तीनों का आंसर अलग अलग होता है। एक बार फिर से बता दें इसी से रिलेट करके। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत या पश्चिमी घाट करके पूछ ले सबसे ऊंची चोटी अनायमुंडी, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। जो पूछा जाए वो लगाना, ये नहीं कि बस सवाल कोई पूछा गया आंसर एक है। जैसे जो 2020 क्रिकेट होता है, ये जाहिलों का खेल। मतलब गेंद बॉलर चाहे वो दुनिया का नंबर 1 का हो और चाहे नंबर 10 का हो, इलाज सबका एक, ये ट्रीटमेंट सबका, बल्ला वही चलना है। ये नहीं कि कोई, अच्छा और एक टेस्ट वगैरह में क्या आता है, बेहतरीन बॉलर है तो उसे थोड़ा इज्जत दी जाती है। अब इनके साथ गेंद कोई फेंके मारना है। जो एटलस लेके आए विशाल जिम्मेदारी आपकी है, आप कलेक्ट करके देंगे। जो भी लाए अपनी जिम्मेदारी पर कलेक्ट करके रखिए, ठीक है। और एटलस में पेन ना चलाइएगा, यहां वाले एटलस में पेन ना चलाइए कोई, वापस आते हैं। तो ये 3 अलग अलग पॉइंट से तीनों लिख लिए। अब आ जाओ वापस, यहीं पर एक चीज और लिख दो, यहीं पर लिख लो, सतपुड़ा से बहने वाली नदियों में इनके नाम लिख लो। यानी यहां से कौन कौन सी रिवर निकलती हैं, कौन कौन सी नदियों का मयका है। हाँ, मयका तो होता है अम्मा का घर। हाँ लिखो, हाँ, सतपुड़ा किन किन नदियों का मयका लिखो, नर्मदा, सोन, महानदी को ना लिखी ना, बगल में एक बस्तर का पठार थोड़ी दूर से निकलती, वो एग्जैक्ट वहां नहीं निकलती। ये 2 बड़ी नदियां, इनको लिख लो। बाकी बहुत सारी जो छोटे भैया टाइप की नदियां हैं उनकी छोड़ी दो, ठीक है। और सुनो, इस पूरे एरिया में लिख लो, यहां पर गोंड जनजाति पाई जाती है, GOND। हाँ, इस जो पूरा, सुन तो लो, मध्य प्रदेश जो है बहुत ज्यादा ट्राइबल जनसंख्या बहुत ज्यादा है यहां पर, इसीलिए लोकसभा की ट्राइबल सीट्स भी, जो जनजाति ST सीट्स होती हैं लोकसभा में, वो यहाँ की ज्यादा होती रिजर्व। तो इसलिए इस वाले आसपास के एरिया में अगर आपसे कोई ट्राइब्स पूछ ले, सुनो, जैसे हिमालय की ट्राइब्स लिखी थी, इसकी ट्राइब्स लिख लो गोंड, और यहां पर कौन सी बताई थी ट्राइब्स, टोंडा। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन मिलते हैं, भील, भील, ठीक है। एक बात बिल्कुल एकदम कुछ हमको तो ऐसा लगता है पेपर में 10 से 15% तुम्हारा सिर्फ एक्सपीरियंस काम करता है, लेकिन एक्सपीरियंस तब आएगा जब बहुत दिन जो है बाल सफेद हो चुके होंगे, आंखें कमजोर हो चुकी होंगी, ऐसे नहीं आएगा खाली। कहने का मतलब एक्सपीरियंस कभी बाजार में खरीदा नहीं जाता, धूप में तब के ही मिलता है। बात यह है कि सुनो, ऐसे जितने भी, कभी जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार ऐसा होता है, और नहीं मालूम उसका आंसर, तो मालूम क्या, ये देखो फिर उसके थोड़ा उसके बारे में सोचो। आपको बस वही बात बताने जा रहे हैं, जितने भी जनजाति क्षेत्र हैं, या तो वो पहाड़ होंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगे, या डेजर्ट में मिलेंगे। कोई आपको गंगा के मैदान में रेयर केस में गिने चुने दिखाई देंगे, वरना नहीं होंगे। अब सुनो, सऊदी अरबिया में बद्दू हैं, बद्दू, ठीक, या इराक के और सीरिया के भाग में कुर्द, या पाकिस्तान का जो पहाड़ी एरिया है इसमें अफरीदी जनजाति है। वो जो क्रिकेटर है वो जनजाति है। हाँ, ये ना समझना कि वो जो है, बाकी छोड़ दो उसके बाद। अब आगे चलते हैं, आपने कालाहारी डेजर्ट में बुशमैन, वो भी जनजाति है ना। आपके जो मसाई, सहारा के बिल्कुल सटे हुए हिस्से में, गारो, खासी, जैंतिया, डफला, मिजो, नांगा, आपके गद्दी, आपके भूटिया, जौनसारी, राजी, बक्करवाल,
ये सब कहाँ है? हिमालय रीजन, ये भी पहाड़ों में। आपको कहीं मैदानी क्षेत्र में ना मिले तो अब होता क्या है, फिर आप पेपर में देखो, ऑप्शन देखो, इनमें कौन सा पहाड़ी वाला है, कौन सा मैदानी वाला है, ये दोनों तो कोई न कोई आंसर मिल ही जाता है। वो ऐसे क्वेश्चन सरप्लस प्रोडक्शन देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा आपकी कमाई है जो कि और लोगों से आपको मेरिट में ऊपर करेगी। बाकी लोग रट के आएंगे कि अगर उनके रटे में फंस गई तो ठीक, और नहीं तो फिर ढक्कन। अब ये होगा, आपको अगर जानकारी बहुत ज्यादा उसके बारे में तो उसे एलिमिनेट कर लेंगे, तो ये पता लग जाएगा। जैसे एक आपको बताएं इंटरेस्टिंग घटना, 2013 के समीक्षा अधिकारी पेपर में एक जनजाति पूछी गई थी, चेंचू कहां की है, चेंचू, ठीक। उसमें जो ऑप्शन दिए थे उन ऑप्शन में कहीं नहीं थी किसी राज्य में, हमें ये मालूम था। एक ऑप्शन केरल बच रहा था, उसके बारे में हमने कहा लग रहा यही होगी, और कहीं ना वो आंसर भी सही निकला, मालूम हमें नहीं था, लेकिन ये मालूम था कि इन में नहीं है। आखिर में एक बचा, लेकिन वो इतनी याद थी तब मालूम था कि इसमें नहीं है, तो एक ही हो सकता है। तो ये ऐसे आपको कम से कम अगर 10-5 सवाल अगर ऐसे आप कर लेंगे तो दूसरे से आपको हमेशा मेरिट में एडवांटेज मिल जाएगा, वरना वो रट के आएगा। लेकिन ये होगा कब? तब जब आपको ढेर सारा इसके बारे में जानकारी होगी, तब, ऐसे नहीं। जैसे वो अन्य से भन्य पूछ ले तो 3 पर्वत आपको पता भी तो हो ये वलित हैं, ये तभी तो बचा लगे चौथा क्या है। खैर, तो सतपुड़ा की नदियां लिख ली, जनजातियां लिख ली, रिफ्ट वैली जान लिए, ऊंची पर्वत चोटी जान लिए, हिमालय को पढ़ लिए, इसको पढ़ लिए, इसको पढ़ लिए। अब इनको यहीं पर वाइंड अप कर दो। अब अगला सबसे ज्यादा धुआं, इसी में एक टॉपिक आपका आता है पठार, प्लेट्यू, ठीक। वैसे एक टॉपिक इसके बाद रिवर था तुरंत, लेकिन प्लेटू पढ़ लो फिर रिवर पढ़ो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। और रिवर जो है, रिवर और माउंटेन, ये कैसे 2 टॉपिक हैं, हमें लगता है ज्योग्राफी में इनसे बचता ही नहीं कोई साल जब कोई इनको पूछा ना जाए, मतलब ऐसे बिल्कुल एकदम रडार में रहते हैं एग्जामिनर के। प्लेट्यू, पठार, ठीक। अच्छा, जैसे सतपुड़ा के बारे में एक लाइन शुरू में ही लिख ली थी कि ये ब्लॉक माउंटेन है, तो पठार को अपने लिखना नहीं, लेकिन दिमाग में ये बैठा लो, पठार दुनिया में चाहे जहां हो, इन पर खेती बाड़ी तो बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें क्या मिलता है, इनकी भरमार है। मतलब बिल्कुल समझ लो पटे पड़े मिलेंगे, अपवाद तो हर जगह मिल जाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। जैसे छोटा नागपुर पठार है, लात मार दो तो कभी कोयला तो कभी लोहा निकल जाएगा जमीन से, हाँ, कभी बॉक्साइट तो कभी यूरेनियम, कुछ भी निकल जाएगा, यूरेनियम भी निकलती, जादू गुड्डा की खान है झारखंड में, हैं। तो कहने का मतलब जितने भी पठार हैं ये ज्यादातर माइनिंग के लिए बहुत फेमस होते हैं, ठीक। और पूरी दुनिया में इनका हिस्सेदारी कितनी है, पूरे पृथ्वी पर जितनी भी जमीन है 33%, और भारत में इनकी हिस्सेदारी कितनी है, लिखवा चुके हैं कई बार, यानी भारत में जो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है अपने पास, उसमें से इतना परसेंट जो है वो प्लेट्यू, और पूरी दुनिया में 14 पॉइंट कुछ करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन बनती है, उसमें से इतने हिस्से पर प्लेट्यू, ठीक। देख लिया, इस पूरी ग्लोब का जो एरिया है लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, इसमें से 36 पॉइंट करके कुछ है जो पानी है, और 14 पॉइंट कुछ करके जो है वो जमीन, करोड़ किलोमीटर में है, लेकिन वो वर्ग किलोमीटर में। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें से कुछ के नाम और उनकी पोजीशन, उनकी स्थिति, उनसे निकलने वाले मेन माइन यानी मिनरल्स, और वो कहाँ हैं उनको देख लेते, ठीक। चलो आओ देखते हैं। आधे की जरूरत है, पूरा मैप नहीं बनाना है, ठीक। इतने इस काम चल जाएगा। देखो, ये माउंटेन कौन सा था, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, पेन मोटा क्यों ना चला भाई,
अंग्रेजी की स्थिति लग रहा ठीक ना है, हैं? तुम लोगों ने फीडबैक तो बहुत खराब दिया अंग्रेजी वालों को। कुछ लोग तो पिछले साल आप लोग भी तो पढ़ चुके हो सर से, हैं? देखो ये तो कौन सा है, ये तो हो गया वेस्टर्न घाट। बना लो कॉपी में, खाली ना बैठो। जितने जो पन्ने काले करोगे उतने ज्यादा याद रहेगा, वरना कोई ऐसी दवाई नहीं है, चूरन नहीं, ना कोई ऐसा किसी मौलवी के पास ताबीज है तो तुम्हें जो है दे 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 तुम्हें याद रहे। वरना एग्जाम से पहले पेन फुकवाने जाते हो, हाँ उससे होता कुछ नहीं, फर्जी। हाँ एक बार की घटना बताएं, सीतापुर में सेंटर था यूपीपीसीएस का। वो तो हमारे बगल में एक मोहतरमा बैठी, हिम्मत ही नहीं हुई तो पूछने की ना। तो हम अच्छा, हमने जैसे तरसी थोड़ी सी नजर पड़ी तो हमें लगा कम से कम कितनी जी गांठें होती, हमको लग रहा है कि एक एक हाथ में कम से कम 25-25 अंगूठी होती। मैं झूठ ना बोल रहे हैं, मजाक मजाक नहीं। मतलब जब एक इतने लगी तो हमने फिर 2-3 बार फिर दोबारा और मुड़ के देखा, हमने दूसरे तरफ क्या हाल चाल, तो हमने सोचा ये मुड़ती कैसे होंगी उंगलियां। और यहां से लेके यहां तक काले धागे, पीले धागे, कड़े, छोटा कड़ा, में पता नहीं लगता 1-1.5 किलो वजन हाथ में लग रहा। तो हमें लगा ये कोई या तो तांत्रिक आंतरिक है, मतलब या तो फिर किसी, या तो ये बिल्कुल दिमाग से जीरो है। अब वो ज्यादातर का हाल तो लोग कुछ होते ना एग्जाम से पहले इतना नौटंकी विश्वास करते ना, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, इससे कुछ ना होता है। आपको साथ सिर्फ आपके वो जाएगा मरने के बाद जो अच्छे और बुरे काम हैं। इसी तरीके से एग्जाम में आपके साथ वो जाएगा जो आपने पढ़ रखा है। वहां से कोई लौट के आता नहीं और यहां से 2 घंटे बाद आ जाता है। फर्क इतना है, यहां वही एग्जाम हॉल में आपके साथ जाएगा जो आपने पढ़ रखा है। नोट्स कितने भी अच्छे बना रखे हैं वो यही छूट जाएंगे। जितनी कितनी बड़ी कंपनी खड़ी रखी हो, जिस दिन वहां जाना होगा तो ये कंपनी यहीं रह जाएगी, है ना। तो कुल मिला के ज्यादातर यहाँ होना चाहिए मटेरियल, ये नहीं नोट्स और ये कॉपी किताबें तो किसी गधे को दे दो, वो भी बता देगा। ठीक, घटनाएं बहुत घट चुकी है ना, इसलिए याद आ जाती बार बार। हाँ, कि पूरी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में निकल गई, घटनाएं बहुत याद रही। तो ये आप क्या हुआ, ये आपका जो है कौन सा है, इसे पूर्वी घाट कह लो या ईस्टर्न घाट कह लो। ये पेन तो बिल्कुल गिरगिट से ज्यादा माहिर है रंग बदलने में। हाँ। और यहां पर अभी आपने देखा ये माउंटेन कौन था जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, यही। और ये ऊपर वाला माउंटेन कौन था, विंध्याचल था, और ये अरावली था। तो उनसे हमें मतलब है क्या है, हमें मतलब ये था कि ये बताना ये चाह रहे थे कि ये जो आप एरिया देख रहे हो ये वाला, ये कहलाता आपका दक्कन प्लेट्यू। इसे बना लो, ये थोड़ा और इधर तक खींच दो, ये ठीक। ये बना दो, यही बताना चाह रहे थे। अच्छा गौर करके देखो, ये आपको त्रिभुजाकार नहीं लग रहा, लग रहा उल्टा ट्रायंगल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसका बेस जो है नॉर्थ में है और इसकी जो है वो नोक दक्षिण की ओर। ऐसा लग रहा है त्रिभुज को उल्टा कर दिया कोई। बना लो, फटाफट बना लो, जल्दी जल्दी। एटलस में साथ देखते रहे ना। हाँ अच्छा, रीजनिंग की क्लास कैसी रही, बढ़िया, कोई समस्या नहीं, सब चलो बढ़िया। किसी मास्टर को तो बढ़िया कह रहे हो। हाँ क्या हुआ, क्या कह
जो मन करे लिख लो, इसके लिए हमें कोई अलग से पैसा ना मिलना है, तो इसके लिए तुम जो मन करे लिखो, ठीक है। तुम खराब भी लिखो कोई बात नहीं। हाँ, इसे देख लो। ठीक, लिख लिया। और ये कहलाता है आपका दक्कन प्लेट्यू, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपी भारत का पठार। प्रायद्वीप की पहले ही दिन डेफिनेशन बताई जा चुकी है, जो तीन ओर पानी से घिरा हो वो क्या कहलाएगा, पेनिनसुला या प्रायद्वीप। तो ये तीन तरफ तो ऐसे पानी दिख रहा है। इस मैप को यहां पर देख लो, इसे देख लो, इस वाले को। अगर हम इसे यहां वाले इतने हिस्से को देखें, ये वाला, तो इधर भी पानी, इधर भी नीला, इधर भी नीला, यानी तीन तरफ दिख रहा है, तो ये प्रायद्वीपित हुआ। अब ये जो प्रायद्वीपी पठार है, ये पूरा का पूरा, अगर आप इसको फिजिकली देखेंगे, इसकी बाउंड्री कौन कहां पर बना रहा है, तो इसके पूर्व में पूर्वी घाट है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है, और उत्तर में जो सतपुड़ा नदी, सतपुड़ा पहाड़ कह सकते हो, यानी इसके बीच में है। अब इसी में अलग अलग क्षेत्रों पर इसे अलग अलग नाम से, कहीं दंडकारण्य प्लेट्यू, तो कहीं पता लगा मलनाड पठार, तो कहीं कर्नाटक पठार, ऐसे भी नाम सुने होंगे, वो इसी का हिस्सा हैं। यानी दक्कन पठार के ही वो छोटी छोटी यूनिट हैं, नाम वो इसी में से मिल जाएंगे अलग। तो अब अगर आप इस पठार को गौर से देखना, तो अगर आप इस यहां पर मैप में देखोगे, तो ये आपका कहां दिखाई देगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा तो बिल्कुल है ही, बिल्कुल एकदम सटा हुआ कोने पर, वो तो क्षेत्र भी कितना है, तमिलनाडु। तो ये पूरे जितने राज्यों के नाम गिनाए, ये मैक्सिमम उसमें फैला है। ठीक, सुन तो लो, इसमें जो फैला। अब हुआ ये कि अब एक मिनट वापस आते, किसी चीज को इसे समझने के लिए थोड़ा सा कहीं मतलब एक दूसरे तरीके से आते हैं, इस पर दूसरे एंगल से देखो। एक बात सोचो कि ये आप लोग, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, ये बना कैसे रहा होगा, उत्तर की जमीन वैसी है, इधर की ऐसी कैसी है, पथरीली कैसी है। तो एक बात बराबर हम लोग बोलते रहे, और ये आपने सुना भी होगा, ज्वालामुखी, बहुत बार सुनते होंगे। जब कभी ज्वालामुखी फूटता, जैसे मान लो ये जो जमीन है बेस, ये ज्वालामुखी ऐसे है, मान लो ये ज्वाला जमीन के नीचे से एक पाइप कनेक्ट होता है, जिसे ज्वालामुखी पाइप कहा जाता है। ये सब लावा भरा हुआ है, मैग्मा जिसे कहते हैं, जमीन के नीचे जब तक रहता है। इस मैग्मा के साथ साथ बहुत सारी वाटर वेपर और तमाम सारी डिफरेंट गैसेज होंगी। तो ये जब ज्वालामुखी फूटता है, तो इस नली से ये मलबा बाहर निकलता है। ठीक, जैसे कभी कोई फोड़ा फूट जाए तो पस निकलता है, तो यहां पर जो फूट जाए तो लावा निकलता है, यानी जो वहां पर पस बोलते हो वही ये लावा। अब जैसे ही जो बम फटेगा धरती फोड़ के, तो यहां क्या होगा, ढेर सारे जिसे पत्ता गोभी, बंद गोभी जैसे जैसे बादल छा जाएंगे। कभी फोटो देखना इसकी, ढेर सारा, क्योंकि धुआं होता है वो तो ऊपर चला जाएगा। अब जो भारी पत्थर, कंकड़ पत्थर होंगे, वो तो कम ऊंचाई पर जाके नीचे आ जाएंगे। तो इसी तरीके जो ढेर सारा मटेरियल निकलता है, तो वो अलग अलग ऊंचाई पर जाने के बाद फिर वापस जमीन पर आता है। अब जब बार बार हम लोग लावा की बात करते हैं, तो लावा एक होता है आपका एसिडिक और एक होता है बेसाल्टिक। एसिडिक लावा वो होता है जो आपका गाढ़ा और चिपचिपा ज्यादा हो। ध्यान रखना, दोनों में एक पठार बनता है और एक से माउंटेन बनता है, यही बताना चाह रहे थे, इससे पहले भी सुना होगा शायद। दूसरा लावा होता है आपका एक बेसाल्टिक, यानी एक लावा से तो तुम बर्फी बना लो और एक लावा से लड्डू बना लो। तो बर्फी और लड्डू बनाने के लिए चाशनी में, दोनों में अंतर रखना पड़ता है। लड्डू वाली चाशनी टाइट होगी तभी तो लड्डू का शक्ल में जमेगा, यानी पहाड़। और अगर आपको बर्फी बनानी, ट्रे में फैलना है दूर तक, तो इसलिए वो चाशनी पतली रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर ये भी ना समझ में आया हो, तो लोग, कुछ लोग देखो भाई मुंह बनाएंगे, तो ऐसा करो, कभी जुकाम का दौर गुजरा हो आपको, नाक से कंटिन्यू दो तरीके का लावा बहता है। एक वो जो नीचे तक आया, ऊपर सुड़क लेते हो ऐसे करके, होता है
दुनिया भर पता लगा, रुमाल निकाले पोंछते रहते हो, ट्रेन में भीड़ बक्कर ज्यादा, दूसरे पोंछ दो वापस। सुनो, दूसरा टाइप का लावा वो होता है जो पता, हाँ जो तो हुआ जो लगातार कंटिन्यू बह रहा है, पतला, यानी इससे मतलब क्या बनेगा, दूर तक फैलेगा। सुनो, हंसना नहीं, यानी एक लावा एक बेसाल्टिक वो होगा जो दूर तक फैलेगा, पतला होगा, और दूर तक पतला होगा, फैलेगा, जैसे ट्रे में बर्फी जमाने के लिए हलवाई वो फैला देता चाशनी, बाद में ठंडा होने से काट देता टुकड़े, इसी तरीके लावा अगर पतला होगा दूर तक फैलेगा, दूर तक फैले होने के बाद जब जमेगा, इसी से बनी कौन सी, काली मिट्टी, यानी इससे बनते क्या, पठार। अगर लावा गाढ़ा है, चिपचिपा है, यानी ऐसा वाला जुकाम जो पता लगा नाक चोक कर देता, सांस लेने में दिक्कत, पता लगा यूं घुमा के निकालते हो, पता लगा इतनी बड़ी गोली जो फोटो भी चिपका दे, गोंद का काम करे, वो वाला लावा अगर होगा तो उससे क्या बनेगा, टीले की शक्ल लेगा, इसका मतलब वो बनते हैं उससे ज्वालामुखी पहाड़। अब याद रहेगा, यानी ज्वालामुखी पहाड़ जब जो जैसे सुनो, जैसे किलिमंजारो है ना, क्या वो पहाड़ है, ज्वालामुखी बना पहाड़ है, इसका मतलब वो लावा वैसे वाला होगा। अब दक्कन टेप जो पठार है, यो पतला वाला, तो इसलिए जो दक्कन प्लेट्यू है जो बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। बात समझ में आई। अब बाद में जब ठंडा हो गया तो उसी से बाद में क्या बन गया, जो एक काली मिट्टी का एरिया है, और बहुत ज्यादा ये कपास के लिए फेमस है, जान ही रहे होंगे, कुछ कह रहे थे आप। तो अब ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, लावा कैसा था, बेसाल्टिक लावा था, यानी क्षारीय लावा जिसे कहेंगे हिंदी में, पतला वाला। ठीक है, ये पूरा इस एरिया में फैल गया, इसी से जमने से ये बन गया। इसका निर्माण तो सुन लिए होंगे। और अगर पूछ ले कब, तो क्रिटेशियस एज में। क्रिटेशियस एज बताया था, जुरेसिक, क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरस। उस दिन बता, पेंजिया कब टूटा, बता था, पेंजिया टूटा, फिर कहा, फिर गोंडवाना लैंड टूट गया, ऐसे बताए थे, वो वाला वही वाले याद रखना भाई। खैर वापस आते, तो इधर अब देखो, यानी इसके पहाड़ इधर भी है, इसके पहाड़ इधर भी है, और इसके पहाड़ इधर भी, यानी इसकी बाउंड्री ये बन रही। लगभग ये शायद 7 लाख एक कुछ वर्ग किलोमीटर पे फैला एरिया है। जो एरिया देख लेना एक बार, हो सकता है कि मिस हो जाए आंकड़ा, 7 लाख के आसपास है हमारे जहां तक हिसाब में। खैर, अब वापस आते इसी में, देखो अब इसमें अगर हम लोग मिट्टी देखें इस पूरे पठार की, ढलान, मिट्टी, खेती, इंडस्ट्री, जनजाति, सब कुछ इसी में, फिर बाद में लिख लेना, नदियां भी, ये तो बना हुआ पता लग गया है, एरिया पता लग गया, लोकेशन कहाँ, इसके चारों तरफ की हमें वो पता लग गई बाउंड्री। अब अगर आप मिट्टी देखोगे तो इस पर 2 तरीके की दिखेगी, या तो काली और या फिर लाल। अगर आपके पास एटलस हो तो एक सॉइल वाला मैप अलग से बना होता है, उस पर देखना, या तो काली मिट्टी होगी इस पर बनी हुई इस एरिया में, और या आपके लाल मिट्टी। देखो कहीं पर लिखा सॉइल वाला मैप, कि देखो, अरे देखो कहीं बना होता सॉइल लिखा होगा, मिट्टी ऊपर, एग्रीकल्चर का, पावर, सबके अलग अलग मैप होते हैं। कहाँ लिखा है मिट्टी, लिखा ये तो है मिट्टी वाला, ये वाला मैप है। देखो हमने, अगर इसे आप ऐसे देख लो, पेन लाओ अपना, ये है मिट्टी, इस कलर पहचान लो दोनों, ये पहचान लिए। अब इन्हीं कलर को यहाँ मिलान करो, देखो लाल है और एक वाली काली है, मिली ना मिली, मिल गया। यानी अगर आप इसे ऐसे समझो, ये पश्चिमी घाट हुआ, ये आपका पूर्वी घाट हुआ, और ये हमारा हाथ ये हो गया। यहाँ कलर कौन से लगे, एक तो ये कलर है, एक ये कलर है, इन दोनों कलरों को यहाँ पर मिलान करो, लाल और काली मिल रही, ब्लैक 2 ही है, एसिडिक लावा गाढ़ा चिपचिपा ज्यादा होता है, बेसाल्टिक उसमें सिलिका की परसेंटेज बहुत होती है। हाँ सुनो, अरे पेन किसका रह गया, किसका पेन था, चलो वापस सुनो। तो अगर इसी मैप को आप इंडिया का जो सॉइल वाला मैप दिया है, देखो एटलस में बाद में छोटे छोटे मैप सब में दिए होंगे, वो छोटे मैप देखो, एक मैप एनर्जी का होगा, कहीं माइंस का होगा, कहीं फॉरेस्ट का होगा, तो कहीं आपका उसका पावर प्लांट का होगा, कहीं आपका, तो इसमें एक सॉइल का भी मैप है। तो इस वाले हिस्से में जब सॉइल वाले में देखोगे तो यहाँ जो कलर लगे हुए हैं 2, उन्हीं कलर को जब अलग से उसमें देखोगे तो आपको क्या दिखाई देते हैं, या तो आपको ब्लैक सॉइल और या आपको यहाँ पर रेड सॉइल दिखाई देगी। इसका मतलब इस पूरे पठार के ऊपर मिट्टी 2 ही मिलेगी, कौन कौन सी, लाल और काली।
हेलो जी, ठीक, चलो लिख लिया हैं? मैक्सिमम लाल और काली, ये मैक्सिमम का मतलब लगभग 90% से ज्यादा एरिया इन्हीं का होगा, यही तो कह। हाँ देखिए, अब आपसे ये कहा जाए कि मुरादाबाद में पीतल बहुत बनता है, ये बात सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीतल के अलावा यहाँ कुछ बनता ही नहीं है। यहाँ पर इसकी पहचान काहे के लिए मेनली? पीतल के लिए, लेकिन बनने के लिए तो और भी कुछ छोटा मोटा बनता होगा, हैं? सब कुछ पूछ लोगे, आ जाए बनी है कैसे? रुक एक मिनट आ जाओ। देखो, जब वो हम लोग टॉपिक पर लाल, जब मिट्टी वाला पढ़ोगे तब उसमें सारी सारी सब कौन से बनी, जलोड़ कैसे बनी, सब पता लगेगा। यहाँ पता लगा, हम सबके एक एक बताएंगे तो पता लगा यूं छूट जाएगा दूसरे के चक्कर में, और इसके बाद अगली बार टॉपिक बदल जाएगा, रिवर वाला हो जाएगा। तो इसलिए इसे पूरा कर लो आज, ठीक है? लाल काली पीली जितनी बची सब बना लेंगे। क्या कह रहे थे? मिट्टी का, दोनों का। अब जो काली मिट्टी होती, सुनो, काली मिट्टी की खूबी क्या होती है, ये इसमें आपने देखा होगा, एक सबसे इसका जो सबसे अहम इस मिट्टी की जो खासियत है, इसमें पानी को रोके रखने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। यानी इसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो, इसके कण जो हैं बिल्कुल एकदम मैदे जैसे, कह सकते हैं बारीक, कंपेयर कर रहे हैं, इतने होते नहीं बारीक, ठीक है? मिसाल के तौर पर जैसे आटा, उसके कण कुछ मोटा होता है, मैदे का और महीन होता है, तो थोड़ा सा पानी डालो वो लेई जैसी बन जाती, और अगर उसी को सुखा दो थोड़ी देर बाद तो सब चिटक जाएगी, फट जाएगी। फोन कॉल, चलिए अब देखो, अब इस मिट्टी में जो है, इसमें काली मिट्टी में क्या होता है, इसके कण बहुत बारीक होते हैं, बारीक कण बहुत बारीक होते हैं, एक पहली खूबी। अब अगर कोई बारीक कण होंगे तो इसमें पानी डाल दो, चिपचिपापन ज्यादा रहेगा, चिपचिपा पानी, चिपचिपी हो जाएगी यानी लेई जैसी। और एक ये हुई, और एक पता लगा कोई मोटे मोटे कण वाली मिट्टी को आप में पानी डाल दो तो पहले कौन से सूखेगी? एक ये वाली ज्यादा जल्दी सूखेगी या ये वाली जल्दी सूखेगी? ये वाली जल्दी इसलिए सूखेगी क्योंकि सनलाइट इसके आसानी से इंटर कर रही, और इसमें सनलाइट आसानी से इंटर नहीं कर रही, इसलिए इसमें पानी को रोके रखने की कैपेसिटी इसकी अन्य मिट्टियों की तुलना में सबसे ज्यादा होती। इसका मेन सबसे पहला कारण यही होता है कि इस मिट्टी में लिखा होता है जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती, किसी में इतनी नहीं होती, और मेन कारण बारीक होने की वजह से। अच्छा, दूसरी बात, जब ये सूखती है तो सूखती है ऐसा होता है जैसे लोगों के एड़ियां ठंड के दिनों में चिटक जाती हैं, लगता है ना वो नालियां बन गई पैरों में, या आपको ठंड के दिनों में किसी के एड़ियां या हाथ देख लो, जो गांव देहात में बेचारे काम करते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? पता लगा मुंह पर रगड़ दिया तो पता लगा खाले गई साथ में। यार ये एक मिनट, चलो हम लोग, अरे नहीं वापस आते। तो क्या कह रहे थे? अब जब ये मिट्टी जब ये सूखने पर क्या होता है, चिटक जाती, और चिटक जाने के कारण ऐसा लगता है कि ये जैसे है इसमें ऐसे दरारें पड़ गई, इसीलिए इस मिट्टी को एक नाम और दिया जाता है, सोता जुती हुई मिट्टी, तो मतलब काली मिट्टी। यही नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझो, समझने के लिए तो हमारे पास हजार एग्जाम्पल है, कम नहीं पड़ेंगे। गांव में तालाब देखा, वो भी मई जून में, पानी जब खत्म हो जाए तो उस तालाब में देखा होगा गांव के लोग मिट्टी लाकर अपने घरों में डालते हैं। तालाब में जब सूख जाए तो तालाब की हालत देखी कभी? तालाब की मिट्टी चिटक जाती है, ऐसा लगता है उसमें 2-2, 5-5 कुंटल की तो पूरी पूरी खंड दिखाई देते हैं। जैसा तालाब सूखने पर दिखाई देता, लगता कोई नहीं से जोत दिया है ना, वैसे ये मिट्टी सूखने पर सूख जाती है। अब तो याद रहेगा, एड़ियां याद रखो, वो किसी को लगा दो, वो करीना कपूर ना करती, फटी एड़ियां बोरोप्लस लगा लो सब सही, वो दो वहां सही होता है, यहाँ हकीकत में कुछ ना होता है। हाँ, ऐसा होता कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ठूसा जाता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता कुछ नहीं, ठीक है? ये सिर्फ चोचले हैं। हाँ, वापस तो काली मिट्टी की खूबी जान लिए। अच्छा, इसमें पीछे जब पंचायत ना करो भाई। अब इसके बाद में अगर इसमें फसलों की बात करें, वापस आ जाओ। अब इस पूरे एरिया में मिट्टी तो देख ली काली,
और लाल मिट्टी के पार्टिकल मोटे ज्यादा होते हैं, मोटे ज्यादा होते हैं, इसलिए ये काली के मुकाबले ये बहुत कम फर्टाइल होती। और जब मिट्टी कम फर्टाइल हो और क्लाइमेट थोड़ी डिफरेंट हो तो इसमें, अभी हमने शुरुआत में एक बात कही थी कि जब कोई बस ना चले, आंसर एग्जैक्ट ना मालूम हो तो खोपड़ी का इस्तेमाल करो। अब वही अभी बताने जा रहे हैं, फिर देखो वही, कुछ भी ना मालूम हो फिर भी आंसर सही हो जाएगा, लेकिन कब, जब पढ़ा होगा तब। वही अभी बताएंगे, तुम कुछ भी पूछ लेना, अभी देखना अपने आप आज इतनी आंसर हो जाएगा, अभी बताना चाह रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहां तो मैक्सिमम मिट्टी कैसी होगी, काली। अब काली मिट्टी की एक खासियत है, और वो इसके लिए सबसे इसका पसंदीदा जो है कौन सी है, कपास। कपास इसकी पसंदीदा फसल है, यानी कपास इस मिट्टी में सबसे बेहतर होता है, इसीलिए इस मिट्टी का दूसरा नाम कपासी मिट्टी, सोता जुती हुई मिट्टी, कपासी मिट्टी, वो काली मिट्टी। और इसी को बोलते हैं महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज में रेगुर मिट्टी। तो रेगुर कहें, सोता जुती हुई कहें, काली कहें, कपासी कहें, सब एक नाम है, ठीक। अच्छा, कपास ऐसा तो है ना कि कपास के अलावा इसमें गोभी वो इनकार कर देगी, नहीं जमेगी। भाई इसमें क्या होता है, जो उस मिट्टी के लिए सबसे सुटेबल फसल है उसको यूज करो। ये गोभी और धनिया और जो ये तो काली मिर्च, ये तो ये सब कहीं हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें मैक्सिमम जो एरिया कवर करता है वो कौन फसल कवर करती है, कपास। अगर मान लो कपास विकल्प में नहीं दिया तो फिर क्या करोगे, तो दूसरे नंबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट फसल इसके लिए होती वो गन्ना। अब गन्ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फसल इसमें के लिए कौन है, सोयाबीन। सोयाबीन के बाद अगर लगा लो मक्का, यानी सोयाबीन, मक्का, गन्ना और कपास, ये चार ऐसी फसलें हैं जो इसके मैक्सिमम एरिया को कवर करती, जिसमें नंबर 1 पर रहेगी प्रायोरिटी में कपास और दूसरे पर गन्ना। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब जो बचे हुए एरिया थे उन पर कौन सी मिट्टी है, लाल। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में मिलती है। अगर एरिया देखें, जैसे जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती कहां है, यूपी में। ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, तो ये वाली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, हाँ। और लैटराइट सबसे ज्यादा मिट्टी मिलती है केरल में। लैटराइट की अलग खूबी होती, वो बाद में, मिट्टी वाले टॉपिक पर समझना, ऐसे नहीं, ठीक है। लैटराइट मिट्टी को समझने के लिए एक लाइन बता दें, बाद हम टॉपिक पर आएंगे, मतलब जो मिट्टी पढ़ेंगे तब। जैसे हम लोग कक्षा 4-5 में मास्टर सिखाता है कि ता है, ती है, ते आए, तो प्रेजेंट टेंस। हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर मिट्टी लैटराइट के अलावा हो ही नहीं सकती, एक लाइन में समझ लो, बस खत्म बात। पूरी दुनिया में जो मैक्सिमम हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल इन इक्वेटोरियल रीजन, मिट्टी आंख बंद करके लगा दो, लैटराइट गलत हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वरना कहां तक याद रखोगे कौन सी मिट्टी कहां मिलती, ये खूबी बता दी, याद रखना, ठीक। वापस आते हो अपने मुद्दे पर, अब मिलेगी कौन सी मिट्टी, लाल। अच्छा, लाल मिट्टी के बारे में बता चुके थे, इसके कण मोटे होते, इसमें इन्हीं पानी को उतनी कैपेसिटी नहीं होगी रोक रखने की। कैसे, सुनो, तुम्हारे पास एक यहां पर तुम्हारे बजरी का ढेर लगा रखा है, मोरंग बजरी बेचने वाले हैं, ढेर नहीं होते, ट्रक लौट देते हैं, ये बजरी का ढेर लगा हुआ है, ठीक। इसका मतलब लाल मिट्टी। इसके ऊपर तुम पानी डालो, कहां जाएगा, गायब। इसका मतलब इसमें तो समस्या है। पहली बात तो इस एरिया में बहुत ज्यादा पानी भी नहीं, जहां जहां लाल दिख रही। तो एक कहने का मतलब ये है, इसके पार्टिकल मोटे होते हैं, सनलाइट, एक तो पहली बात तो पानी जल्दी नीचे, दूसरी बात जो कुछ होता है सूरज खींच ले जाता है, ठीक है। आयरन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए लाल दिखाई देती, ठीक है। हाँ, एक दिन एक ऐसे कोई बात चली, इसका ऐसा रंग आयरन क्या की वजह से होता है। एक करा जहां लड़ाइयां ज्यादा हुई, खून खराबा ज्यादा हुआ, वहां लाल मिट्टी होती, इसलिए ऐसे इसे बैसाख नंदन दिखेंगे, मतलब गधा। तो हमने कहा तो कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल होनी चाहिए थी, कुरुक्षेत्र की होनी चाहिए लाल। इराक और अफगानिस्तान की मिट्टी लाल क्यों ना हो गई, भाई उनकी तो लाल होनी चाहिए, उनमें तो लाखों संख्या में लोग मरे। मतलब ऐसे ऐसे वही पानीपत, कुरुक्षेत्र, मतलब बात ही हम, या बक्सर की कह लो आप। अरे कहने का मतलब कुछ ऐसे होते ना, दिमाग से हिले हुए, दिमाग है ही नहीं, पता खाली खोपड़ी लिए घूम रहे। वापस आओ, तुम लोग हर बात तो उसको चुटकुला बना लेते हो। तो अब लाल मिट्टी जो है, इसमें देखो
अब पहली बात तो इसमें बताइए, उसके मुकाबले उपजाऊ इतनी नहीं होती। अच्छा सुनो, अब मान लो तुम्हारे पास 1,000 रुपए हैं, समझने के लिए हम बता रहे, तो तुम उन 1,000 रुपयों को प्रायोरिटी के हिसाब से खर्च करोगे, है ना, कि पता लगा उसमें से मान लो घर से जो पैसे मिले उसे प्रायोरिटी पर खर्च करते हो। अब तुम्हारी प्रायोरिटी हो सकती है किताबों की, किसी की प्रायोरिटी हो सकती है बाबू सोना की, तो वो अलग बात है, किस पर क्या खर्च करते हो वो बात की बात, हम उस पर नहीं जाने, हम इस पर बात करें। यानी अब इसी तरीके से फसलों की और मिट्टी की भी कॉम्बिनेशन होता है, हर एक फसल को हर एक मिट्टी में नहीं बोया जा सकता है। जैसे कपास के लिए सबसे बेहतर कौन सी है, काली। इसी तरीके से जितने आपके मिलेट्स जिसे मोटे अनाज बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा लाल मिट्टी में होते हैं, बस एक लाइन में। वजह मालूम क्या है, ये जैसे फकीर ना रोड पर मिलता है, दे उसका भी भला न दे उसका भी भला, बरस जाए पानी ठीक, नहीं बरसा तो भी ठीक, यानी कुछ तो होंगे। अगर यहां पर मान लो काली, यानी तुम अगर गन्ने को डेजर्ट वाली राजस्थान में उगा दोगे तो उसे चाहिए पानी बहुत, तो पता लगा वहां तो होना नहीं। और अगर आप उसी को वहां पर अगर आप इसे मक्का को उगा दोगे, यानी ऐसी फसल जिसे पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो वो सरवाइव कर जाएगी। यानी कि जैसे जो फसल जिस क्लाइमेट में सरवाइव आसानी से कर सकती है उसी में वो बोई जाती है। तो ये जितने मोटे अनाज का मतलब मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, ये सब क्या है, मोटे अनाज में काउंट होते हैं। और ये सबसे ज्यादा दलहन कहां होते हैं, मध्य प्रदेश। आपको पता होगा, रिकॉर्ड फ्लैग देख लो, 10 साल से मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है मोटे अनाज में, सब मध्य प्रदेश टॉप पर रहता है हमेशा। तो वजह क्या है, इस पूरे एरिया में या इस खास तौर से नीचे वाले हिस्से में जो लाल मिट्टी जहां जहां होती है, तो वहां ये मोटे अनाज इसलिए क्योंकि ये मिट्टी ये ऐसी फसलें हैं, इनको बहुत ज्यादा डेंट पेंट की जरूरत नहीं होती, जिसे गेहूं को, चावल को, गन्ने को, सोयाबीन, इनको कपास को चाहिए होती बहुत ज्यादा मिट्टी भी दमदार, पानी भी दमदार, फर्टिलाइजर भी ठीक चाहिए इनके लिए वही बात है, फकीर की तरह दे उसका भी भला न दे उसका भी भला, बरसात हो गई ठीक, ना हो गई फिर भी कुछ तो होंगे। अब गन्ने को राजस्थान में बो दोगे, गन्ने को अगर चावल को राजस्थान में बोगे, जितना बीज डाला वही नहीं लौटेगा, बात प्लस छोड़ दो, खत्म, जीरो। तो इसीलिए इस मिट्टी को ऐसी जगह लगाया जाता है। अब जैसे मान लो आपसे कोई ऑप्शन आ जाए, जैसे गन्ने पूछ ले, गन्ने के लिए सबसे बेहतरीन, क्योंकि आपको पता है गन्ने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मिट्टी दमदार चाहिए इसे, और दमदार मिट्टियों में सबसे ज्यादा होती है एलोवियल सॉइल, इसीलिए गन्ना देख लो पूरी यूपी बेल्ट, चावल एलोवियल सॉइल, तो बहुत सारी चीजें होती, अंदाजा लग जाता है ये यही सही होगा। ठीक है, जरूरी नहीं हर चीज आपको बिल्कुल एकदम पढ़ के जा वही पेपर में आ जाए, बहुत सारा अंदाजे से भी होता है कि ये अगर नहीं है तो ये नहीं है तो फिर यही होगा, ठीक। लेकिन ये तब होता है जब जानकारी ठीक ठाक हो जाती। तो वापस आ जाए, मिट्टी पता लग गई। अब इस एरिया में अगर हम इसका स्लोप की बात करें, जैसे अगर हम ये कहें कि मान लो ये कहें कि इस पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, दक्षिण से कुछ भी कहे, ठीक है, उससे अच्छा तुम कुछ ना याद करो, ढाल पढ़वे ना करो किधर की ओर है, इस पर बहने वाली नदियों को देख लो, बात खत्म। जब आप नदियों को देखोगे तो आपको यहां क्या दिखाई दे रही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, देख रहे हो वैसे नदियां, ये सब ट्रिब्यूटरी हैं, और नदी उधर की ओर ही बहेगी जिधर नीचा होगा। इसका मतलब इस पहाड़ का ढाला, इस पठार का ढलान पश्चिम से पूरब की ओर, एक लाइन में। इसका जवाब नदियों को देख के पता लग गया, ये शक्ल देख के पता लग जाता है आदमी जो परेशान है, लगने जाता है क्या हुआ, हाँ, तो ये इससे क्या लग जाएगा, इस पठार का ढलान किधर से किधर की ओर है, इधर से इधर की ओर है। मिट्टी पता लग गई हमें, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री पता लग गई, बना कैसे वो पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे खेती बाड़ी देख लो, खेती बाड़ी वही सारी बातें जितनी देर करी, कपास, गन्ना, सोयाबीन, मक्का और दलहन, मतलब मोटे अनाज जितने भी होते हैं आपका, सोयाबीन जो है, राजमा है, जितने भी आपका दलहन पल्सेस वाला मामला, तो ज्यादातर सब वही होते हैं। अगर आप इनके आंकड़े खंगालोगे तो आप देख लेना राज्य यही दिखाई देंगे या फिर राजस्थान दिखाई देगा कुछ हद तक, ठीक। तो ये पता लग गया यहां पर। अब उसके बाद में यहां पर अगर हम लोग एक चीज और देख लें, यहां पर, हाँ, क्लाइमेट की अगर बात करी जाए तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक क्लाइमेट कैसी, ट्रॉपिकल, गर्म जलवायु, ठीक है। तो अब यहीं पर देखो
कि यहां पर आपने एक जो आप लोग देख रहे हो, जरा इस वाले हिस्से को देख के हमें बताओ क्या लिखा हुआ। हमने जिधर मार्क किया इसको देखना, अपने अपने एटलस में देखो। इस पठार का जो ये वाला हिस्सा जो हमने इधर लगा उसको देखो क्या लिखा है। लिखा होगा दंड कारण प्लेट्यू। लिखा? अरे लिखा कि ना लिखा? दंड कारण है ना। अगर हम इसको ऐसे बना लें, यो ऐसे, तो वही हिस्सा तो आ रहा है इधर वाला, मिल गया ना। छत्तीसगढ़ में दिखेगा ज्यादातर हिस्सा इसका, छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, ये लिखा होगा यहाँ कहीं। मिल गया? बाकी लोग एटलस ही न लाए। तो ये दंड कारण वाला एरिया दिख लिया। ये जो दंड कारण पठार है, ये देखो, पहली बात, ये दक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है, कोई अलग नहीं है। अगर इसके हम लोग रीजनल हिस्से में जाएं तो इसी के इस वाले हिस्से को दंड कारण प्लेट्यू कहते हैं, जो कि मेनली दक्षिणी उड़ीसा, पूरा का पूरा आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इस वाले हिस्से में आएगा। ठीक, दंड कारण। सुनो, अब इस पर दंड कारण वाले हिस्से पर जरा मिट्टी पर अगर डालोगे कलर तो टोटली लाल दिखाई दे रही होगी। अगर जहां दंड कारण प्लेट्यू लिखा है, इस मिट्टी वाले मैप में अगर कंपेयर करोगे तो 100% लाल मिट्टी दिखाई देगी। दंड कारण वाले चाहे कंपेयर करके देख लो एटलस में, लाल दिखाई देगी। मिली? सब लाल ही लाल दिखेगी। और सुन तो लो, और बातें शुरू। इसी दंड कारण हिस्से का कुछ हिस्सा आपका कहां पड़ता है? ठीक है, कहां है? छत्तीसगढ़ में है, बताते ज्यादातर हिस्सा। अब छत्तीसगढ़ में एक आपने नाम तो सुना ही नहीं होगा तुम लोगों ने, खाली बस बातें बनाने के लिए बैठे हो। कल थोड़े दिन के बाद जो जो बोओगे वही काटोगे, ये भी जान लो। ठीक है, देखो, अभी ये तुम्हारी जो उम्र, असल में गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी उम्र की है, तुम्हें हर काला कपड़ा भी रंगीन दिखाई दे रहा है ना। हाँ, एक जगह पड़ती है बैला डीला, ऐसे ना मिलेगी, उसमें ना मिलेगी, बेकार खाली एटलस में जूझ रहे हो, फालतू, कोई मतलब नहीं। बोल तो दिया नहीं मिलेगा, काहे के लिए ढूंढ रहे हो? बैला डीला कहां मिलेगी? जब माइनिंग वाला मैप देखोगे तब। ये बैला डीला जो है वो एक बहुत बड़ी आयरन माइन है, बहुत बड़ी, मतलब कह सकते हैं इसको कहा जाता है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट माइन, ऐसी माइन जिसमें मशीनीकृत माइन कह लेते हैं, जिसे जिसे सारा काम मशीनों से होता हो। भाई वो सारा काम मैनुअली होता है ना, देखो ना, सुनते होगे कि इस माइन में इतने मजदूर फंस गए, इसका मतलब बहुत सारा मैनुअली भी होता है। अब यानी ये कही जाती है एशिया की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान लोहे की है, ध्यान रखना। ठीक है, लोहे की। अब यहां पर अगर आओ थोड़ी देर के लिए, अगर दिमाग होगा 5% भी, जो कि नहीं लगता है, सुनो, देखो यहां पर आओ, अगर यहां पर सुनो गौर से, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है कि नहीं है? आंध्र प्रदेश में यहां एक बंदरगाह दिखा होगा, विशाखापट्टनम, लिखा नहीं लिखा? देखो लिखा है। इस लोहे की खान से जो लोहा निकलता है, यहां सबसे नजदीक पोर्ट कौन है? विशाखापट्टनम। इस खान का लोहा लाके कहां? विशाखापट्टनम लाया जाता है, और यहां से यू कहां बेच दिया जाता है? यानी कि ध्यान रखना, बैला डीला लोहे की खान का जो आयरन ओर है, कच्चा लोहा, वो मैक्सिमम कहां निर्यात किया जाता है? जापान को। देखो, जापान के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल ना के बराबर है, यानी बिल्कुल खाली हाथ है। और दुनिया में टेक्नोलॉजी में और हर चीज में लोहा, उसके अलावा मान के चलो कोई का नहीं है, मान है ना। ये चाइनीज आइटम, इसकी एक बार मोबाइल बजेगा, अगली बार बजे ना बजे इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। हम वो उनकी बुराई नहीं कर रहे, हकीकत है। लेकिन एक सामान अगर कोई जापानी कंपनी है तो उस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, और यही चाइनीज कंपनी पर मजबूरी है, सस्ते चक्कम लेना तो है, लेकिन संदेह बना रहता है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। यही तुम सोनी का ले लो कोई आइटम, और एक आपका जो इनका चाइनीज वालों को ले लो कोई, तो दोनों के रेट में देख लेना फर्क। तो कहने का मतलब उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज कोई नहीं, लेकिन वो मेहनत, ईमानदारी और टेक्नोलॉजी में उनकी कोई, अमेरिका भी उनके आगे पीछे है ना।
तो यानी एक क्वेश्चन भी यही आता है कि जापान के पास नेचुरल, उसमें लिखा होता है कथन कारण में जापान के पास प्रचुर मात्रा में लोहे के भंडार है, मतलब ह्यूज, बड़े लेवल पर, जबकि जीरो, मतलब जीरो नहीं, मतलब ना के बराबर। उसके पास नेचुरल गैस बहुत है, ये भी नहीं। नेचुरल ऑयल पेट्रोलियम, ये भी नहीं। यानी मैक्सिमम चीजों को वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है। और बाद में भारत से ही कच्चा लोहा 10 रुपए किलो खरीदा, अब स्टील बना के इन्हीं को बेच दिया 200 रुपए किलो, खुशी खुशी कॉलर खड़ा करके खरीदेंगे। यही का कपास इंग्लैंड गया, बाद में पीटर इंग्लैंड ब्रांड की शर्ट मॉल में बिक रही, कॉलर खड़ा करके टैग बाहर निकाल के पड़ते ताकि पड़ोसी देखे पीटर इंग्लैंड की पहने हो। अगर देख लो का भूल गए तोड़ने को, वो जानबूझ के लटका जाता ताकि दूसरा देख के दहशत में आए जो महंगी पहने, भूलता कोई नहीं है। ठीक है, जो वो नया कपड़ा पहने टैग बाहर दिखे, समझ लेना पक्का जो पहली बार पहना है उसने। जैसे मोटरसाइकिल बैठ को ज्यादा हंसे, समझ लो पहली बार बैठा। ठीक है, ये कुछ पहचाने हैं जो हम बता रहे हैं, बहुत तजुर्बे की बात है। ये ऐसा कोई नहीं होता कि वो पता टैग बाहर निकाल के घूमे। कुछ लोगों का आदत होती है दूसरों को जलील करना, कि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना। ठीक है, कहने का मतलब हमारा ही सामान और हम ही खरीद रहे 4 गुने रेट पर। ठीक, तो यानी जापान क्या करता है, भारत से ही कच्चा लोहा बहुत सारा खरीद लिया, स्टील बना के हमारे बाजार में बेच रहा है घूम के, या अन्य बाजारों में, है ना। बात समझ में आई। तो ये जो इस पर ये जो आपका पठार था, इस पर अब जैसे हमने शुरू में कहा था ये इतने पठार होते हैं, खनिज के मामले में बहुत संपन्न होते हैं, तो उसमें तो आपका एक एग्जाम्पल दिख भी गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल आ जाओ, थोड़ा सा आप इन लोगों के काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो लोहा लाट होगा, रफ एंड टफ। अब इन लोगों की बात कर लेते हैं, बाबू सोना वाली नहीं, सोना वाली, ये कर्नाटक का हिस्सा है। अब कर्नाटक का हिस्सा है तो आ जाओ फिर कहां, कोलार। अब कोलार काहे के लिए फेमस है, गोल्ड के लिए। वो भी कहां, इसी पठारी रीजन पर है। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, हाँ गोल्ड लिख लिया। लिखा कि नहीं लिखा, लिख लिया। उसके बाद अब यहां पर एक चीज जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, और वो सबसे ज्यादा मतलब दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र एग्जाम के हिसाब से। अब आप यहां पर देखोगे, इसके ऊपर इधर आओगे, जो जहां पर आपने ये माउंटेन खींची हुई दिख रहे है, इसके ऊपर देखो लिखा होगा राजमहल सतमाल, राजमहल हिल, देखो लिखी वहां पर, मिली। वहां पर लिखा होगा छोटा नागपुर पठार, लिखा है। बहुत लोग सोचेंगे कि छोटा नागपुर पठार इससे अलग है, दिखने में भी अलग लग रहा है भाई, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन ये पूछा जाता है छोटा नागपुर पठार के बारे में क्या सही है या क्या गलत है। तो एक लाइन ये भी लिखी होती है, छोटा नागपुर पठार दक्कन के पठार का हिस्सा है। देखने में ये लाइन गलत लगती, लेकिन यही सही होती, बाकी सब गलत होते। ये छोटा नागपुर 100% इसी के हिस्सा है। ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग यहां पर दिख रहा है। यहां पर छोटा नागपुर पठार के बगल में देखा होगा, लिखा होगा मालदा, लिखा होगा, देखो पश्चिम बंगाल में लिखा है मालदा, पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में देखो, मिला नहीं मिला, अरे जहां पर इंडिया का मैप बना पश्चिम बंगाल वाला देखो, ये वाला देखो, यहां पर यहाँ कहीं पे देखो, यहाँ इसमें यहाँ कहीं पे, सॉरी, अरे एक मिनट, नहीं, एक मिनट, वो हम थोड़ा सा कुछ और बताना चाह रहे थे। वो मालदा गैप की बात करेंगे, लेकिन वो मेघालय पठार की जब बात होगी, शिलांग पठार की तो करेंगे। वो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, वो बात की बात है, बात के लिए रख लेते हैं। तो हम लोग जो बात ये कर रहे थे, जो छोटा नागपुर पठार है वो किसका हिस्सा है, इसका हिस्सा, पहली बात। दूसरी बात, छोटा नागपुर पठार पर अगर आप देखोगे मिट्टी कैसी दिखाई देगी, लाल, यहां पर काली नहीं दिखाई देगी, लाल ज्यादा होगी। तो अब ये जो पठार है, इस छोटा नागपुर पठार जो कि आपका मेनली झारखंड में है, सबसे ज्यादा हिस्सा इसका झारखंड में है, और भी पड़ोसी में कहीं खाली कसम तोड़ने के लिए है।
ये जो झारखंड में जो इसका हिस्सा है, इस पर अगर आप देखोगे तो शायद नहीं, पूरा यकीन के साथ भारत में इतने खनिज किसी भी राज्य में नहीं, और ना तो किसी भी पठार पर। यहां पर लोहे की भरमार, झरिया, रानीगंज, लोहे कोयले की खानों की बात करें, डाल्टनगंज, बोकारो, ठीक है, ये सब क्या है, ये लोहे कोयले की खाने हैं। उसके सिंह भूमि, रानीगंज, झरिया भारत की सबसे बड़ी लोहे कोयले की खान है, ठीक। डाल्टनगंज, बोकारो, करणपुर, ये सब क्या है, खानों के नाम है। अब इसमें ये तो हो गया लोहे और कोयले की बात। इसी में आ जाओ, एक खान का नाम है, झारखंड में मिलती है, उसका नाम है जादू गुड्डा। नोट करके लिख लो कहीं, कम लोगों को मालूम होगी ये काहे कि ये जादू गुड्डा काहे की खान है। जादू गुड्डा किस चीज की है, जादू गुड्डा लिख लिया, लिख लो, यूरेनियम की है, यूरेनियम की, यूरेनियम, जिसके लिए ईरान और इजराइल का सारा वो संघर्ष चल रहा है, यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम, जिसे बोलते हैं हिंदी में संवर्धित यूरेनियम। ठीक, अगर ये 100 किलो यूरेनियम होता तो इसमें एनरिच यूरेनियम कितना मिलता है, शायद 7 किलो, शायद पॉइंट, यानी कुछ ऐसा, इसका परसेंटेज 0 पॉइंट यानी कुछ 7, बहुत, इसीलिए ये बहुत मतलब देखो ना, इसको बरसों लग जाती है इसको कलेक्ट करने में। वरना अगर यूरेनियम पूरा होता तब तक ईरान पता ना कितनी बार बना लिया। और उसको बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, इसे घुमाया जाता है, इसकी आरपीएम बहुत हैवी होता है, तो जो वो होता है ना, उसकी कड़ों बाहरी जो दीवारें होती हैं, जो ना शीशे की होता है, उसमें उसे बाहर चिपक जाता है, उसी को कलेक्ट किया जाता है। तो अभी पता नहीं, तो 400 किलो यूरेनियम उन्होंने कलेक्ट कर लिया, उस पर बम गिरा दिए थे, B2 बॉम्बर से सुने होंगे, ईरान वाला मामला प्रकरण जब बना था, तो याद रखिए। खैर, तो बैला डीला वाली बात हो गई। ये जितनी खानों के नाम गिनाए थे सब कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। और ये वाला जो है, इसके आगे लिख लेंगे छोटा नागपुर पठार, भारत का सबसे संपन्न, यानी इससे ज्यादा कोई माइंस के मामले में रिच पठार है ही नहीं, भारत का सबसे संपन्न पठार है। यहां पर ब्रैकेट में लिख देना, यहां पर लोहा कोयला, यहां पर लोहा कोयला, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम जैसे खनिज निकलते हैं, ये सारे, इनमें लोहा कोयला सबसे ज्यादा है। लिख लिया, सबसे ज्यादा ये लोहा कोयला सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब ये जो आपका छोटा नागपुर पठार जो लिख रहे थे, जरा इसका मैप पर पोजीशन देखो। एक तरफ तो इसके सोन नदी दिखाई दे रही होगी, उत्तर में गंगा दिखाई दे रही होगी, इधर दामोदर दिखाई दे रही होगी, यानी नदियों का इसका अगर देखो बाउंड्री, यानी इसका एक मैप तो लगा था ऐसा वैसा वाला, इस पे देखिए, इसे, हाँ इसमें देखो, यहां पर देख लो, तो मैप लगा है। जिनको अगर एटलस में ना मिल रहा हो तो हम यहां पर उसको देखो, देखो अगर यहां पर छोटा नागपुर पठार देखोगे, अगर हो सकता है दूर से जिसकी आंखें तेज होंगी वो दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है, दिख रहा है। इसी चीज को अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसका मैक्सिमम हिस्सा यो है, ठीक। अब अगर इसके इधर देखोगे, इसके इधर, इसके इस किनारे पर कौन सी नदी बह रही है, सोन। इसके इधर से कौन आ रही है, इसे गंगा, देखना। और इसके इधर कौन सी बह रही है, स्वर्ण रेखा, देखो तो अपने एटलस में,
खाली हाँ हिला रहे हो खोपड़ी लट्टू की तरह। देखो स्वर्ण रेखा मिली, मिली कि ना मिली? मिली। एक तरफ स्वर्ण रेखा होगी, एक तरफ आपका गंगा, एक तरफ सोन बह रही होगी। मोटे मोटे तौर पर ये नदियों का अगर हम बंटवारा देखें तो। और इसकी पूरी बता चुके थे किस राज्य में है, यहाँ के खनिज भी लिखा चुके थे। और ये किसका हिस्सा है छोटा नागपुर पठार? दक्कन प्लेटू का हिस्सा है। यहाँ की मिट्टी कैसी है? हाँ, और यहाँ पर एक छोटा नागपुर पठार पे एक पहाड़ियां दिखाई देंगी, उन्हें क्या कहा जाता है? देखो लिखा होगा राजमहल। मिला है? जो इसके जो ऊंचाई वाले भाग हैं वो राजमहल हिल्स कहलाते हैं। देखो लिखा होगा यहीं पर राजमहल। पारसनाथ भी लिखा होगा वहां। ठीक है, पारसनाथ कौन? वो जैन वाले, याद कराना है ना? हाँ ठीक है, लिख लिया। अच्छा, और बाकी हम लोग दक्कन प्लेटू तो ये वाला पढ़ ही रुके थे, अभी इसके बारे में जानकारी। एक चीज कल बताए थे कि ये क्या है, कल पढ़े थे, ये क्या है? ये वाला अरावली। और ये क्या लिखा हुआ है? विंध्याचल। ठीक, और इसके बीच में ये बाग जो है वो बीच में दबा हुआ लग रहा है, जैसे सरौता नहीं होता है, सरौते से डली काटते ना, ये समझ लो ये ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा ये डाल के ऊपर दबा दो। ये वाला एरिया कहलाता है आपका मालवा प्लेटू। ये वाला अगर मालवा प्लेटू को यहां देखोगे तो ये आपका विंध्याचल, ये अरावली, और मालवा प्लेटू आपका यू है, यू यहां पर आएगा। मध्य प्रदेश का मैक्सिमम हिस्सा इसका आता है। ठीक, मालवा। तो अगर मालवा पठार की पोजीशन पूछ ले तो क्या बताएंगे? इसके पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है? अरावली। दक्षिण में कौन है? और इधर कौन नदी बह रही? यमुना। सटा के यमुना यहां आके ये गंगा मिलती है। ठीक, इधर वाली बाउंड्री कौन तय करता है? नदी में यमुना, इधर पहाड़ों में अरावली, इधर विंध्याचल, और ये बीच वाला हिस्सा मालवा। मालवा की मिट्टी कैसी है? काली। यहां फसल कौन सी होती है? कपास। और यहां की इंडस्ट्री कौन सी होगी? यहां का सबसे फेमस शहर कौन है? इंदौर, ग्वालियर। ठीक, हमें मिट्टी पता लग गई, फसल पता, मिट्टी पता लग गई, अपने मिट्टी पता हो जाए, इंडस्ट्री अपने आप पता हो जाएगी। इतना तो अंदाजा होगा, मिट्टी ज्यादा होगी तो काली में, अगर मिट्टी काली होगी तो कपास होगा, और कपास होगा तो टेक्सटाइल अपने आप होगा। जैसे अगर पता लगा एलुवियल सॉइल है तो इसका मतलब गन्ना होगा, गन्ना होगा तो चीनी मिल अपने आप होंगे, गन्ना होगा तो चीनी मिल अपने आप होंगे। ठीक है, अच्छा एक यहीं पर एक आखिरी सवाल करके छोड़ जाते हैं, इसका आंसर हमें अपने आप बताइएगा। फुट लूज इंडस्ट्री क्या होता है ये बताना। फुट लूज लिख लो, चाहे ये सवाल है आपके लिए, और ये बात यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा गया है कि फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है, या इनमें से कौन सा फुटलूज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है या नहीं है। विद कारण हमें आप मंडे को नहीं, ट्यूसडे को बताइए। मंडे को हम रहेंगे छुट्टी पर, मंडे को नहीं आएंगे। मंडे को क्लासेस आपकी होंगी, लेकिन हम छुट्टी ले रखे हैं मंडे की, आपको ट्यूसडे में बताइए। ठीक, किसी का कोई सवाल रहा हो तो बताओ। हाँ, अरे हम गिनती कर रहे थे। हाँ बताओ, गिनती कर लिया, 34-35 हैं शायद। बिल्कुल दक्कन के पठार का हिस्सा है। देखो जब हम लोग दक्कन के पठार की बात करते तो मैक्सिमम ये एरिया जो है ये वाला आपका जो उसी के जैसे ये पूरा का पूरा, बस इसके नाम अलग अलग हैं। ये वाला आपका जो झारखंड वाला दिख रहा है ये भी इसी का हिस्सा है। ठीक, सुनो, एक बोलते हैं ना प्रायद्वीपी पठार, प्रायद्वीपी भाग, तो प्रायद्वीप कहां से शुरू हो रहा है? तो जब हम लोग प्रायद्वीपी पठार ये बोलते दक्कन पर, तो इसी का ये सारा हिस्सा ही, उसी सतपुड़ा माउंटेन भी तो आपका प्रायद्वीपी भाग में तो है। पश्चिम ये जब हम लोग यानी आप यूं मानो हमारा हाथ जहां से रखा है, बस मोटे मोटे तौर पर कर्क रेखा याद रखो, विंध्याचल पर्वत याद रखो, या सतपुड़ा या आपकी नर्मदा नदी याद रखो, इनमें कोई तो याद रहेगा। उसके नीचे वाला भाग से प्रायद्वीपी। ठीक,
हाँ, किसी का कोई सवाल? जी, बुंदेलखंड बघेलखंड विंध्याचल के ऊपर वाले हिस्से हैं वो ये वाले। एक तरीके से बुंदेलखंड बघेलखंड पठार हैं, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मैदान और जो विंध्याचल पर्वत है उन्हीं के बीच के वो जो उबड़ खाबड़ जमीन है। और दूसरी बात, एक मिनट, जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ये वाला, इसमें कल हम लोग आपको बताए थे कि बुंदेलखंड पठार है, पूरा विंध्याचल पर्वत जिसकी बात करे थे पूरा का पूरा लाल। ये भी बताए थे कि जैसे मायावती ने हमने कहा था कि मुख्यमंत्री के दौरान लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और बहुत सारे बनवाए, अगर आप लोगों ने देखे होंगे सिमिलर पूरे के पूरे सब लाल पत्थर लगा हुआ टोटल, या जैसे लाल किला तो हमने देखा नहीं हम, लेकिन वो भी दिखने में वैसे ही लगता है। तो ये ज्यादातर हिस्सा जो इसका ये है, यहीं से ये पत्थर की सप्लाई हुई होगी, क्योंकि ये विंध्याचल रेंज में पूरा का पूरा एकदम लाल है। इसी का जो एक तरीके से कह सकते हैं उबड़ खाबड़ वाला हिस्सा है, जो इनको ये कहा जाता है यो वाला हिस्सा। लेकिन ये बिल्कुल एकदम एक कह सकते हैं यूपी का सबसे एक तरीके से बंजर टाइप का कह सकते हैं। अगर आप यूपी में सबसे पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर के दृष्टि से सबसे पिछड़ा हिस्सा कौन सा है, तो बुंदेलखंड रीजन ये वाला। यहाँ पर मान लो कैसे मोटे अनाज चना जैसी फसलें होती, वो भी अगर कोई जैसे अपने यहाँ गन्ना या इस तरीके का होता है, वहां सब दूर तक मीलों दूर दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा गन्ना सन्ना जैसे कुछ दिखाई नहीं देता है। और खास तौर से चना या फिर खाली खेत पड़े रहते हैं, लोग यहाँ बकरी बहुत पालते हैं, बकरी है या भेड़ है इस तरीके का, क्योंकि जहां पर खेती बाड़ी नहीं होगी तो अपने यहाँ पे पशुपालन होगा। सऊदी अरब के डेजर्ट में चले जाओ, क्या होगा, लोग भेड़ पालते हैं, ऊंट पालते हैं, क्या पड़ेंगे, वहां खेती बाड़ी तो हो नहीं सकती, तो वही पालते हैं सब, पशुपालन। ठीक, तो इसमें ये जो बुंदेलखंड की बात कर रहे थे, इसमें सारा का सारा आप कभी अगर झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, उरई गए हो, सब पूरे खेतों का रंग देख लेना, सब लाल ही दिखाई देगा पूरा का पूरा। और इनकी अगर फसलों की गौर कर लेना, चना है, मटर है, ये नहीं जितने भी इस तरीके की फसलें हैं सब ज्यादातर, और खासतौर से चना सबसे मतलब कह सकते हैं, न तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया कोई है खास तौर से, और न तो यहाँ पानी की बहुत ही ज्यादा क्राइसिस होती है हर साल, और पानी नहीं, मिट्टी भी उपजाऊ नहीं, तो एक तरीके से बहुत मामले में पिछड़ा है। यहाँ तो केन को बेतवा से जोड़ने का प्रोजेक्ट इसीलिए तो चल रहा था, ताकि इस एरिया के पानी की सप्लाई मेंटेन रखी जा सके। ठीक है, चलिए अब रीजनिंग पढ़ लो, उसके बाद फिर मिलते हैं। ठीक, लेकिन जो फुटलूज वाला क्वेश्चन बताना, अभी किसी को मालूम हो तभी बता दो। बोलो, फुटलूज वाला मालूम किसी को है क्या? चल, अगर आपसे कोई एक एग्जांपल पूछ ले फुटलूज का तो क्या बताओगे? हमें नहीं मालूम, पहले आप बताओ आ सकती है कि नहीं, फिर उसके बाद बताएं। पहले तो लॉक कर लो अपना क्वेश्चन आंसर। चलो, दो आंसर आए, चलो सुनो अब बता ही देते हैं, 2 मिनट और सही, भेजा खोल के रखना, मतलब दिमाग। एक बात सुनो, एक आंसर इनका सही है, इन्होंने जो बताया, आपका अगर गलत है तो क्यों गलत है, क्वेश्चन मार्क। देखो, अब आप इसे ऐसे समझो, अभी पहले हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ये यूपी है, बिहार है, हम इन्हीं दोनों की बात कर लेते हैं। अगर सबसे ज्यादा यहां पर मान लो क्या होता है, अगर हम लोग खेती बाड़ी की बात कर लें, गन्ना, भयंकर गन्ना होता है, ठीक है, सबको इतना मालूम होगा, गन्ना यहां भयंकर होता है। अगर इस गन्ने को यहां होता है गन्ना, और गन्ने का चीनी कैसे बनेगी, चीनी मिल के द्वारा, और चीनी मिलें यानी गन्ना हो रहा है यहां, गन्ना हो रहा है कहां पर, यहां, सुनना, और हम चीनी मिल लगा दे श्रीनगर में, तो कुल मिला के लोटिया थरिया सब बिक जाएगी, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कैसे? अब अगर हमने ये कहा आपसे, इसे मैप में समझो, इंडिया वाले मैप में, कहां गया वो, कहां गया, उस वाले में देख लो, इसमें जो बना हुआ लगा था, है नहीं क्या, ये वाला दे, यहां पर देखो, इसमें ज्यादा बढ़िया रहेगा। कई एग्जांपल ले के समझ लेते हैं, और जो इन्होंने सॉफ्टवेयर वाला बोला तो उसको भी देख लेते हैं। देख लो, कई बार पूछा जा चुका है। अभी हमने क्या कहा,
गन्ना हो रहा है आपका इस एरिया में, ठीक। और हम चीनी मिल कहां लगा दें, यहां। अब सुनो, ये तो बात समझ में आ गई, मिल हमारा वहां लगा, गन्ना यहां लगा। अब 1 कुंटल गन्ना अगर चीनी मिल में पेरा जाता है तो जो बहुत अच्छे क्वालिटी का गन्ना होता है, जिसे अर्ली वैरायटी कहते हैं, अर्ली वैरायटी में बहुत सारे नाम हैं, तो उस अर्ली वैरायटी गन्ने में हम मोटे तौर पर मान लेते हैं 1 कुंटल गन्ना पेरने के बाद 10 किलो चीनी निकलेगी। एक मतलब एवरेज मान रहे हैं, किसी में 12 भी निकलती होगी, किसी में 8 भी जाएगी, हम औसत मान लेते हैं। इसका मतलब एक हुआ कि अगर हम 100 कुंटल गन्ना अगर हम पेरेंगे तो कितनी चीनी निकलेगी, 10 कुंटल। अब हमने यहां यूपी बिहार से ये जो क्या हुआ, गन्ने को ट्रक में लाद के यहां पहुंचाया, यहां का ट्रक गन्ना लेके पहुंचा, 100 कुंटल गन्ना लेके गया, यहां से 1000 किलोमीटर दूर वो ढुल के गया गन्ना, चीनी मिल यहां लगा था, चीनी कितनी निकली एक उसमें 100 कुंटल में, 10 कुंटल। इसका मतलब हमने 90 कुंटल का फर्जी किराया यहां से यहां तक दिया। अगर ऐसे चलोगे तब तो पता लगा मिल और सब बिक जाएगा। इसीलिए चीनी मिल फुटलूज इंडस्ट्री नहीं है, जहां ये होता है गन्ना वही चीनी मिल लगेगा तब तो ठीक है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। यानी ऐसी फुटलूज इंडस्ट्री को कहा जाता है, चाहे जहां मिल लगा लो, रॉ मटेरियल कहीं हो, कोई फर्क ना पड़ता हो, उसे कहा जाता है। अभी एग्जांपल बता देंगे, तो ये नहीं होगा। अब लोहा लगा लो, स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री क्या कारण है आपका, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला सब यही क्यों है? अगर आप देखोगे इसमें, देखो इस वाले हिस्से को देख लो, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर सब यही है। आखिर यहां क्यों नहीं, यहां क्यों नहीं, यहां क्यों नहीं, यहां क्यों नहीं? क्योंकि पता है 1 टन स्टील बनाने में कम से कम 10-12 टन फर्जी में बहुत सारा मटेरियल कच्चा चाहिए होता है। पता लगा कोयला अगर 1 टन बना रहे तो उसमें पता लगा कितने टन तो पत्थर पीसा जाता है, तमाम तरीके के आइटम पर चलते होते हैं। तो पता लगा 1 टन कोयला बना, अगर हम चीनी मिल मान लो हमने यहां लगा लिया, द्वारिका में लगा, यहां लगा लिया पोरबंदर में स्टील प्लांट, तो हम यहां से यहां तक कच्चा लोहा, कोयला, बॉक्स, बहुत सारे डोलोमाइट जैसे चीजें लाके ढोएं, तो जो हमारा फर्जी किराया तो जाएगा, तो हमारा घाटे में चला जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता है। सीमेंट इंडस्ट्री ये भी वही होगी, क्योंकि सीमेंट तो पत्थर पीसा जाता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री भी वहीं सरवाइव करेगी जहां पर रॉ मटेरियल होगा। अब सुनो, ऐसे कौन से होंगे जहां फैक्ट्री कहीं लगा लो, चांद से लेके जमीन तक कोई फर्क ना पड़े। अब जैसे सुनो, यहीं पर एक दूसरा एग्जांपल आप सुनना ध्यान से, जो अब आप बता रहे हो। अब सुनो, जैसे हमने ये कहा कि कपास होता है यहां, ठीक, बात समझिएगा, और हमने यहां पर धारीवाल पंजाब में एक लगा रखा है प्लांट टेक्सटाइल का, ठीक। अगर हम यहां से कपास 10 टन कपास लेके जाएंगे यहां तक, धारीवाल तक, तो यहां से जो कपड़ा बन के तैयार होगा वो भी लगभग 10 टन ही होगा। उसमें कुछ नुकसान हुआ, कुछ वेट लूज हुआ, नहीं हुआ। चाहे हम इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहां लगा लें और चाहे जहां मार्केट के नजदीक लगा लें जाके, इसका मतलब इसकी ढुलाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे को फुटलूज कहा जाता है। या जैसे आपने आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसका भी यही आता हाल है। यानी ऐसा कोई जैसे फैक्ट्री जो रॉ मटेरियल के उस पर कोई बेस ना हो। जैसे मान लो हमने यहां पर कपास की बजाय, हमें लग रहा है यूपी में, कानपुर में, यूपी में ज्यादा कपड़े की डिमांड है, आबादी ज्यादा है, तो हमने कानपुर में लगा दी फैक्ट्री, से टेक्सटाइल मैनचेस्टर कहते हैं इंडिया का। यहाँ कपास तो होता नहीं, तो कपास अगर हम यहां से ढो के लाएंगे, 10 टन कपास ला तो यहाँ 10 टन कपड़ा बनेगा। चाहे हम यहाँ से बना कपड़ा ले लें, चाहे 10 टन यहाँ ला के बना लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से कपड़ा भी लाके यहाँ बेचेंगे तो हमें 10 टन का किराया तब भी देना पड़ेगा, इसलिए हम कच्चा खाली कपास ला के यहाँ कपड़ा बना के यही ना बेच दें। कुल मिला के ऐसे को कहा जाता है, ठीक, याद रहेगा। चलो फिर मिलते हैं।